सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का अगला टॉपिक और वो है एनिमल टिश्यूज़ यानी कि जंतु ऊतक। टिश्यूज़ क्या होते हैं पिछले लेक्चर हम समझ चुके हैं। एंड टिश्यूज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो जिसमें कि हम प्लांट टिश्यू इन डिटेल पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यूज़ यानी कि जंतु ऊतक के बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले प्लांट टिश्यूज़ यानी कि पिछले लेक्चर के हम लोग MCQs लगाएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही है। विभज्योतक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दे कंसिस्ट ऑफ एक्टिव सेल्स दैट डिवाइड कॉन्टिन्यूसली टू हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। यानी कि इनमें सक्रिय कोशिकाएं होती हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए निरंतर विभाजित होती रहती हैं। तो बिल्कुल सही है ये, दे कंसिस्ट ऑफ एक्टिव सेल्स और वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं जिससे कि प्लांट को ग्रोथ मिलती है। प्लांट को ग्रोथ कैसे मिलती है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से और जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इन दोनों से इसको क्या मिलती है? हाइट में ग्रोथ मिलती है। वहीं पे अगर बात करेंगे विड्थ में ग्रोथ, तो विड्थ में ग्रोथ कहाँ से मिलती है? विड्थ में ग्रोथ मिलती है उसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, ऑलराइट, एक सेकेंड। ठीक है। देन द सेल वॉल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ स्यूबेरिन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल वॉल होती हैं वो स्यूबेरिन की बनी होती हैं। तो जल्दी से बताइए स्यूबेरिन होता है कि वो क्या होता है? These cells typically lack intercellular spaces and vacuoles. Yes, इंटरसेलुलर स्पेसेस अगर हम बात करें, वैक्यूल्स तो नहीं होते क्योंकि इनको सेल डिवीजन रैपिडली करना है। तो वैक्यूल्स क्या करते हैं? सेल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इसलिए वैक्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट रहता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं तो उससे इनको प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प मिलती है, लेकिन वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में होते हैं, ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। और पैरेन्काइमा टिश्यूज़ आपके एक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू होते हैं। दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स लाइक रूट एंड शूट टिप्स। तो ये सही है ना। स्यूबरिन की अगर बात करेंगे तो स्यूबरिन जो आपका कॉर्क होता है उसमें रिलीज होता है, जो कि एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अगर हम देखें तो एपिडर्मिस में कुछ रिलीज हो रहा था, एपिडर्मिस रिलीज कर रहा था जो कि प्लांट की स्किन होती है उसमें क्यूटिन रिलीज होता है एंड लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। ठीक, ये हमने देखा था। एंड लिग्निफाइड सेल वॉल किसकी होती है? नहीं, लिग्निन किस में रिलीज होता है? किसकी सेल वॉल में? तो जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं वहाँ पर रिलीज होता है। स्यूबरिन आपके कॉर्क में रिलीज होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ही हमारा एक और एग्जाम्पल था एंड दैट वॉज कैम्बियम। कैम्बियम वॉज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, है ना, और वो कॉर्क टिश्यूज में भी था और जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमें देखने को मिल रहा था कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है, सरल स्थायी ऊतकों के बारे में। आपको बताना है कौन सा सही है। पैरेन्काइमा कैन स्टोर फूड एंड व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल इट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। यस, ये आपका भोजन का संचय करता है और जब इसमें पर्णहरित होता है यानी क्लोरोफिल होता है तो इसको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। और इसमें एरी स्पेसेस होती हैं तो उसको एरेन्काइमा बोलते हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कमल के फूल में, यानी लोटस प्लांट में, है ना। Collenchyma provides flexibility and allows the bending of parts like tendrils। तो बिल्कुल जो स्थूल कोण ऊतक हैं लचीलापन प्रदान करते हैं, ठीक है, और प्रतान जैसे भागों को मोड़ने में सहायता देते हैं। Sclerenchyma is a living tissue that provides buoyancy to the aquatic plants। No, buoyancy प्रोवाइड करने का काम होता है पैरेन्काइमा का और पैरेन्काइमा होता है लिविंग टिश्यू। तो जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है वो स्क्लेरेन्काइमा की नहीं बल्कि पैरेन्काइमा की है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा तो एक डेड टिश्यू का बना हुआ होता है और जो बायोंसी प्रोवाइड करता है जो कि प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करता है वो पैरेन्काइमा में देखने को मिलता है। स्क्लेरेन्काइमा आपका एक डेड टिश्यू होता है। एरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेसेस। बिल्कुल सही है, तो अगेन 1 to 4 ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रिगार्डिंग दी प्रोटेक्टिव टिश्यूज दैट इज एपिडर्मिस एंड कॉग कंसिडर दी स्टेटमेंट्स। तो रक्षी ऊतकों यानी कि बाह्य त्वचा और काग के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। The epidermis in desert plants has a thick waxy coating of cutin to prevent the water loss। Yes, this statement is true because epidermis में रिलीज होता है क्यूटिन और क्यूटिन की लेयर्स बनती हैं क्यूटिकल, जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम ज़ेरोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू लिव इन दी वाटर डिफिशिएंट कंडीशंस। जहाँ पर पानी कम होता है ऐसी कंडीशन में रहने वाले जो पादप होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको हम ज़ेरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये सही है आपका। स्टोमेटा आर गार्डेड बाई किडनी शेप्ड सेल्स दैट रेगुलेट द गैस एक्सचेंज। यस, तो इस तरीके के किडनी शेप्स वो होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, इनके बीच की ओपनिंग होती है जहाँ से ना सिर्फ वाटर लॉस होता है बल्कि यहाँ से गैसियस एक्सचेंज भी होता है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टोमेटा एंड दिस प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। और जो रात दिन में होता है और जो रात में होता है थ्रू दी हाइड्रोथोर्स, उसको क्या बोलते हैं जरा बताइए कमेंट्स में। देन थर्ड वाला स्टेटमेंट है हमारा, यस, कॉर्क डेड होते हैं, कॉर्क भी डेड ही होते हैं, बिल्कुल कॉर्क डेड होता है।
कॉक सेल्स आर लिविंग सेल्स दैट आर, ओके ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट वही है। तो कॉक सेल्स आर लिविंग सेल्स, नो, दे आर डेड सेल्स दैट आर लूजली अरेंज्ड टू अलाउ द गैसेस एक्सचेंज, नो, सुबरिन इन कॉक वॉल्स प्रिवेंट्स वाटर एंड गैस फ्रॉम पासिंग थ्रू। सो 1, 2 एंड 4 अगेन ऑप्शन नंबर ए। कुछ मैंने पूछा था यहाँ पर, यस, गटेशन बोलते हैं उसको, जो रात में होता है हाइड्रोथोट्स के थ्रू, जो कि लीव्स की एजेस में देखने मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन वे कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जाइलम जल और पोषक तत्वों के एक दिशीय संवहन के लिए जिम्मेदार है, यस। जाइलम इस तरीके से यहाँ से फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का। और यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं किसको, रिकॉल कर सकते हैं एक तो आप जो कोहेजन है, एडेशन है, एंड ट्रांसपिरेशन पुल को। ट्रांसपिरेशन पुल जो टर्जिडिटी मेंटेन करने लिए होता है, कोहेजन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्शन होता है, एंड एडेशन जो बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडेशन। ओके, सो पहला वाला सही है। इन जाइलम ऑल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा आर डेड, यस। पैरेन्काइमा जहाँ पे दिख जाए लिविंग, फाइबर जहाँ दिख जाए डेड, तो जाइलम पैरेन्काइमा इज ओनली लिविंग, बाकी सब डेड है। फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर इज ओनली डेड एंड ऑल अदर आर लिविंग, तो पहला दूसरा भी सही है। फ्लोएम कंडक्ट्स फूड इन टू वे डायरेक्शन फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स, इन फ्लोएम ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर लिविंग सेल्स, नो दे आर डेड, बाकी सब लिविंग होते हैं। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस अबाउट द ट्रांसपिरेशन एंड द गटेशन, दैट इज वाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रवण की तुलना करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। So it is the loss of water as vapor while guttation is the loss of water as droplets. Yes, ये वेपर्स के फॉर्म में वाटर लॉस होता है। अगर हम बात करें वाष्प, लिखा भी हुआ वाष्प, वेपर के फॉर्म में होता है। गटेशन आपका जो लीफ की एजेस होती हैं वहाँ पे ड्यू के फॉर्म में, जैसे ओस की बूंदें होती हैं उस फॉर्म में ड्रॉपलेट्स होती हैं और उसके फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमाटा whereas guttation occurs through the hydrothots. Guttation helps in cooling the plant body but transpiration does not. No, transpiration helps in cooling the body because ठंडक की ज़रूरत होती है दिन में, और दिन में होता है ट्रांसपिरेशन। रिमेंबर लाइक दिस, ओके। सो ट्रांसपिरेशन टिपिकली हैपन ड्यूरिंग द डे एंड गटेशन ड्यूरिंग द नाइट। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी डन विद द प्लांट टिश्यूज क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एनिमल टिश्यूज, जंतु ऊतक। ठीक है, सो जंतु ऊतक अभी स्टार्ट करते हैं, एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू यू नो क्या होते हैं, तो एनिमल टिश्यू क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है दैट दीज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस और वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म बॉडी स्ट्रक्चर्स, यानी कि जंतु ऊतक समान कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं और वे शरीर की संरचना के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ डेफिनिट फंक्शन आर कॉल्ड एज एनिमल टिश्यूज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू, लेकिन एनिमल में है तो एनिमल टिश्यू, प्लांट में है तो प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में, 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जंतु ऊतकों को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एपिथेलियल या उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक, और नर्वस टिश्यू या फिर तंत्रिका ऊतक। एक एक करके देखते हैं। तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, रटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा क्लास के एंड तक। एपिथेलियल पे आते हैं, ठीक है। बॉडी के मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे कि नहीं हमने प्लांट में देखा था पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा होता है टिश्यू में अगर बात करें, उसी तरीके से यहाँ पर आपको एपिथेलियल देखने को मिलेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट एक्ट्स एज अ कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी, या जंतु शरीर में आवरण और या सुरक्षात्मक ऊतक के रूप में काम करता है। सेल्स फॉर्म कॉन्टिन्यूअस शीट एंड आर टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड ऑल एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड बाय अदर्स थ्रू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, बाकी तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज़ के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टाइप देखना है एपिथेलियल टिश्यू का, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, अब इसको कंपाउंड को बिल्कुल हटा ही दो आप, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो मेनली 3 तरीके के होते हैं। अब ये कहाँ पर होते हैं, अगेन ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब स्पेसिफिक वाले आपको याद हो जाएंगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर होते हैं, और वो पूछता भी नहीं जनरली। आप शायद समझ पा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, अगर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पता है एपिकल का काम क्या है, इंटरकैलरी का काम क्या है, लेटरल का काम क्या है, तो हम मेरिस्टेमेटिक का भी बता देंगे, सिंपल। तो जब हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एक सिंपल एपिथेलियल का टाइप है, जो कि अगेन, ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल, स्क्वैमस मतलब इसमें आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आएंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू आएंगे, कॉलमनार आएंगे। सिंपल में स्क्वैमस आएंगे, क्यूबॉइडल आएंगे, कॉलमनार आएंगे, ठीक है। कंपाउंड वाला छोड़ दो। अभी जो स्क्वैमस है, स्क्वैमस,
ठीक है। इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, सरल शल्कीय उपकला ऊतक एंड स्तरित शल्कीय उपकला ऊतक। अब सिंपल है वो और ये स्ट्रैटिफाइड है। सिंपल का मतलब बहुत सिंपल है, यानी कि माउथ और ईसोफेगस में देखने को मिलेगा, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, यानी कि मुख और ग्रास नली में देखने को मिलेगा, जिसको हम आहार नली बोलते हैं। और स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, लेयर के फॉर्म में आपको देखने को मिला, उसको बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्तरित शल्कीय उपकला ऊतक। अब लेयर के फॉर्म में कहाँ देखने को मिलेगा, स्किन में। एंड सिंपल वाले कहाँ देखने को मिलेंगे, मेनली माउथ और ईसोफेगस में, फूड पाइप में। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, दे आर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, फ्लैटेंड विद दी इरेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है। एंड हेयर द सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, तभी साफ साफ उसका नाम पड़ा हुआ है स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब ही लेयर्स होता है। ये वियर एंड टीयर को प्रिवेंट करते हैं। दे फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग, बहुत ही कोमल अस्तर बनाती हैं ये। कोमल अस्तर का मतलब होता है डेलिकेट लाइनिंग, हमारे माउथ में, ईसोफेगस में बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग बनती है इनके द्वारा, तो ये ध्यान रहेगा। तो हमने पढ़ा एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में फिर हमने उसको डिवाइड किया किसमें, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। फिर हम एपिथेलियल पे आए। एपिथेलियल हमने देखा कि जो सिंपल एपिथेलियल है उसको फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। स्क्वैमस को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल मतलब जो भी हमारी पूरी आप ये समझ के चलो कि माउथ और ईसोफेगस जहाँ जहाँ पे बहुत डेलिकेट लाइनिंग है, सॉफ्ट लाइनिंग है, यानी कोमल अस्तर है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। और स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेटा, मतलब लेयर, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, ऐसे याद कर लो, जो हमारी परत, जो हमारी स्किन है वो परत दर परत दर परत इस तरीके से बनती है। तभी कुछ लोग मोटी चमड़ी वाले होते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो कि उनके लेयर ज़्यादा हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वैसे मोटापे के लिए अलग टिश्यूज़ होते हैं हमारे, अलग ऊतक होते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। अब स्क्वैमस के बाद क्या आएगा, क्यूबॉइडल। नाम इनका क्यूबॉइडल क्यों पड़ा जैसे इसका नाम स्ट्रैटिफाइड इसलिए पड़ा क्योंकि स्ट्रेटा लेयर के फॉर्म में है, वैसे ही इसका नाम क्यूबॉइडल इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म में है। क्यूब की खासियत ये होती है कि इसकी जो हाइट है या जो विड्थ है वो आपको लगभग इक्वल देखने को मिलेगी। सेल्स हैव क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेल्स आर इक्वल। कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको सेलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, यानी कि लार ग्रंथियाँ, वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि जो स्वेद ग्रंथियाँ हैं जहाँ से पसीना आता है, जिसके जहाँ से पसीना बनता है आपका, थायराइड ग्लैंड जो कि आपको गले में देखने को मिलेंगे, थायराइड ग्रंथियाँ। एंड लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स, बड़ा आसान इसको याद करना, लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स, क्यूब्यूल, क्यूब्यूल टिब्यूल ऐसे याद कर सकते हो, क्यूब्यूल टिब्यूल, क्यूबॉइडल एंड टिब्यूल, किडनी टिब्यूल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो किडनी टिब्यूल्स हैं, यहाँ पे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलेंगे, घन आकार के उपकला ऊतक देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो किडनी टिब्यूल वाला तो आसानी से याद हो जाएगा, बाकी इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड। थायराइड कहाँ होता है आपका, जो गले में होता है, हम आगे इसको देखेंगे। थायराइड ग्लैंड आपकी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। खैर अभी आते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज पे। स्तंभाकार उपकला ऊतक, तो ये कॉलम के फॉर्म में होते हैं, स्तंभ, पिलर, खंबे के फॉर्म में होते हैं। खंबा कैसा होता है, वो लंबा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ। दीज सेल्स आर पिलर लाइक, टॉल एंड वाइड इन अपीयरेंस, देयर न्यूक्लियाई इज लोकेटेड एट द बेस। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पे इनके लोकेटेड होता है, एकदम नीचे लोकेटेड होता है। कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो जो हमारी आंतें हैं, आंतें अगर आप देखोगे तो कॉलम के फॉर्म में नहीं लग रही हैं ऐसे, आते हैं आपकी अगर इस तरीके से कॉलम के फॉर्म में नहीं लग रही हैं, लंबी ज़्यादा हैं और विड्थ से इनके कंपैरिजन में लंबी ज़्यादा है, तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन बनाएंगी। इंटेस्टाइन के आसपास क्या देखने को मिलेगा, स्टमक। हमने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र नहीं पढ़ा है, पढ़ लिए होते तो आपको समझ में आ गया होता कि हाँ यहाँ पे जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं उसी के पास में आपको स्टमक देखने को मिलता है, उसी के पास में आपको गॉल ब्लैडर भी देखने को मिलता है पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि आपका ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, लिवर हो गया, सब आसपास ही मौजूद होते हैं। तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक और गॉल ब्लैडर में, यानी कि आंत, आमाशय और पित्ताशय का जो अस्तर है फिर वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोशिकाएं खंबे जैसी लंबी और दिखने में चौड़ी होती हैं, इनका केंद्रक आधार पर यानी इनके बेस पर स्थित होता है, ठीक है। अब आते हैं सीलिएटेड पे, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से, स्क्वैमस हमने देख लिया, क्यूबॉइडल देख लिया, कॉलमनार देख लिया, अब हम आ रहे हैं सीलिएटेड पे। सीलिया शब्द जहाँ भी दिख जाए आपको बायो में, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया जहाँ भी शब्द दिख जाए उसका मतलब होता है हेयर लाइक। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ तो ग्रो कर रखा है, इसको बोलते हैं सीलिया,
ठीक है। सेल्स आर क्यूबॉइडल और कॉलमनार, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनार भी हो सकते हैं, विद हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन देयर फ्री सरफेस कॉल्ड एज सीलिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट, पर्टिकुलरली मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है? इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम होता है किसी चीज़ के मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई है, मान लो फ्लूइड है, उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, या फिर मान लो कि अगर बात करेंगे कोई एग है, ठीक है, उसका मूवमेंट फैसिलिटेट करना। तो ये सारे काम जो होते हैं ये सीलिया के थ्रू किए जाते हैं। सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली नोज़ में, तो नोज़ में भी हमारे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो मूवमेंट ऑफ म्यूकस जो होता है उसके जो पक्षमाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसके लयबद्ध तरीके से धड़कने, ठीक है, एंड हिलने के माध्यम से बलगम जो म्यूकस होता है वो मूत्र आदि की गति में ये फैसिलिटेट करता है। तो म्यूकस को मूव करने में हेल्प करता है कौन? ये आपके जो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगे, यानी कि श्वसन मार्ग में जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिकॉल मतलब याद कर सकते हो कि जैसे हमारी नोज़ है, ठीक है, तो नोज़ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो म्यूकस के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और नोज़ हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स हो गया, फिर किडनी हो गया, तो यहाँ से आपको पता है यूरिन वगैरह पास होता है, तो यूरिन वगैरह के पास होने में ये हेल्प करते हैं। सीलिया जो सीलिया होता है, तो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ आपके यूरिनरी ट्यूब्यूल्स और किडनी में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। देन यहाँ तक हमारे पूरे खत्म होते हैं क्या? यहाँ से हमारे खत्म होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़। क्लियर है आपका? यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ दो तरीके थे मेनली, तो सिंपल हम पढ़ना होता है हमें, तो सिंपल मेनली 3 तरीके के थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। स्क्वैमस में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो सिंपल स्क्वैमस इनर डेलिकेट लाइनिंग बना रहा था माउथ और ईसोफेगस की। एंड देन अगर बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़, तो स्ट्रेटिफाइड जो होता है ये स्टेटा यानी लेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जैसे हमारी स्किन में, त्वचा में। क्यूबॉइडल आपको क्यूब के फॉर्म में देखने को मिलती है, जहाँ पर इनकी हाइट और जो इनकी विड्थ है वो इक्वल होती है। और कॉलमनार की बात करेंगे तो इस तरीके से कॉलम शेप में होते हैं, जहाँ पे इनका न्यूक्लियस इनके बेस पे लोकेटेड होता है। किडनी टिब्यूल्स में देखने को मिलती है, इस तरीके से हमने याद किया था, किडनी टिब्यूल्स में। कॉलमनार कॉलम शेप में कौन और कहाँ पर? जैसे सेलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, किडनी टिब्यूल से वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। अब कॉलम शेप में क्या होता है? आंत होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया, वहाँ पर आपको कॉलमनार देखने को मिल रहा है। और सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ की अगर बात करेंगे तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़ में, और वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे किसी चीज़ के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हों, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एग के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर हम बात करेंगे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूरिन के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं टिश्यूज़, उनको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मसल सेल्स और मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड एंड लार्ज इन साइज। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द फाइबर्स इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, यानी संकुचन, शिथिलन जो शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये सारे काम हमारे किसके होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ के। यह पेशी कोशिकाओं या पेशी तंतुओं से बना होता है। पेशी तंतु लंबे और आकार में बड़े होते हैं। तंतुओं में संकुचनशील प्रोटीन मौजूद होते हैं, शरीर की गति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ये, जैसे कि स्केलेटल मसल टिश्यूज, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ये डिफरेंट तरीके के मसल्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो मस्कुलर टिश्यू के 3 प्रकार हैं, ठीक है। किस में हेल्प कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज़? मूवमेंट में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। और किसका यूज़ करके? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो संकुचनशील प्रोटीन है उनका यूज़ करके। अब आते हैं सबसे पहला टाइप देखते हैं स्केलेटल मसल, फिर लास्ट में इनको तीनों को समराइज भी करेंगे अपन स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक में। तो स्केलेटल पार्ट ऑफ द बॉडी में देखने को मिलता है, यानी वो शरीर का हिस्सा जहाँ पे हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, बोन्स देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पर बोन्स होती हैं, जहाँ पर हड्डियाँ होती हैं, तो इनको कंट्रोल करना अपने हिसाब से बड़ा आसान है। मतलब ये यार ये कैसी हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। यानी कि इनको कंट्रोल करना हमारे कंट्रोल में है, यानी जब हम चाहे इनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे कि बाइसेप्स की मसल्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग की बाइसेप्स हैं, तो बाइसेप्स को अगर हमें फुलाना हो अपना, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट होके
हमारे कंट्रोल में है वो, क्योंकि वहाँ पर हमें स्केलेटल सिस्टम देखने को मिलता है, हड्डी तंत्र देखने को मिलता है। तो मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप होता है, ब्रांचिंग नहीं होती है, और इलोंगेटेड होते हैं ये। वॉलेंट्री नेचर के होते हैं, वॉलेंट्री का मतलब है जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, दैट वी कैन कंट्रोल, दैट वी कैन कंट्रोल। और इनवॉलेंट्री होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हर एक सेल होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब देखो ये एक सेल है, अब इसमें आपको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल न्यूक्लियसेस देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे नाभिकीय, आपको बहुनाभिकीय होता है ये, विद स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशंस का मतलब है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स इस तरीके से आपको लाइन लाइन देखने को मिलती है, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, इस तरीके से। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिएशंस। दीज सेल्स आर इजीली फटीग्ड, यानी कि आसानी से थकित हो जाती हैं। जैसे कि मान लो कि मैं बहुत देर से बाइसेप कर्ल्स लगा रहा हूँ डंबल लेके, तो क्या वो फटीग नहीं होंगी? बिल्कुल, तुरंत थक जाएंगे, आपको पता है। तो दे हेल्प इन बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेनिंग दी पॉस्चर। ये आपको बेसिक अभी समझ में आया स्केलेटल मसल का। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि वहाँ पे देखने को मिलती हैं जहाँ पर हमें स्केलेटल सिस्टम देखने को मिलता है, हड्डियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं, ये मूवमेंट में, ठीक है, तो हेल्प करते हैं ओवरऑल ही। अगर हम देखें तो मसल जो हमारी, अभी हमने देखा था कि जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनका फंक्शन यही होता है, ठीक है, ये आसानी से फटीग हो जाती हैं, थक जाती हैं, वॉलेंट्री नेचर की होती हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि हर एक सेल में बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियसेस आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे नाभिकीय। और स्टेशंस का मतलब है कि ऑल्टरनेट, यानी एक के बाद एक डार्क लाइट बैंड्स इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब आते हैं स्मूथ पे। स्मूथ आपको उन ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगे जैसे इंटेस्टाइन, यूटेरस, ब्लड वेसल्स, स्टमक, ब्रोंकाई, आइरिस, इन जैसे ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि आंत में गर्भाशय, रक्तवाहिकाएं, आमाशय, श्वसनिका और परितारिका जैसे अंगों में देखने को मिलते हैं। अब ये वो पार्ट हैं जहाँ पर कोई हड्डी वगैरह नहीं देखने को मिलती है, पेट में कोई हड्डी तो होती नहीं है, ठीक है। आइरिस में अगर हम देखेंगे तो आइरिस क्या होता है, हमारा जो आंख का स्ट्रक्चर होता है, जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट को, एक्चुअल में वो तो पीपल होता है जो ये काम करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन पीपल का कंट्रोल आइरिस के हाथ में होता है, ठीक है। तो हमारा पेट, ठीक है, अगर हम बात करें तो पहली बात तो न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ईच सेल। तो न्यूक्लियस जो नाभिकीय होता है वो एकदम केंद्र में होता है इनका, ठीक है, प्रत्येक केंद्रक प्रत्येक कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। सेल्स आर नॉन स्टेटेड। नॉन स्टेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क हमें बैंड्स देखने को मिल रहे थे, वैसे हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये इलोंगेटेड थे, अगर आपने देखा हो, ठीक है, ये इलोंगेटेड थे, अनब्रांच्ड थे। ये स्पिंडल शेप्ड हैं, ठीक है, कुछ इस शेप के आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस शेप के देखने को मिले, इनको स्पिंडल शेप बोलते हैं। फ्यूजिफॉर्म विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेल जंक्शन। सेल्स आर अनब्रांच्ड, कोई हमें यहाँ पे, वहाँ पर भी ब्रांचिंग नहीं थी, यहाँ पे भी ब्रांचिंग नहीं है। स्लो इन ग्रोथ एंड दे डू नॉट फटीग इजिली, थकते नहीं हैं। अब जैसे हमारा पेट है, पेट क्या थक जाता है, थोड़ी देर बोलता है रुक जाओ भी, डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, या आइरिस या ब्रोंकाई या इंटेस्टाइन, हमारे आंतें थक जाती हैं। कभी ऐसा लगता है कि ओहो आंतें थक गई हैं, ऐसा लगता है? नहीं लगता है, तभी तो हम दबा के खाते रहते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स नॉट अंडर आर कंट्रोल। क्यों? क्योंकि अब बताओ, तुम बताओ कि जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन किस रेट पे होगा, क्या हमारे कंट्रोल में है? क्या हम अपने स्टमक को जल्दी जल्दी करवा सकते हैं कि चलो भाई जल्दी जल्दी थोड़ा कपालभाति करते हैं, कपालभाति करने से स्टमक जल्दी जल्दी डाइजेशन कर देगा? नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करेगा, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पेट, इंटेस्टाइन, यूटेरस, ब्लड, आइरिस, कितनी लाइट तुम्हारे आँख में जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, तुम थोड़ी ना कंट्रोल करोगे, वो अपने आप होता है। कि तुम अभी धूप से एकदम थोड़ा सा नॉर्मल जैसे रूम में आओगे तो एकदम तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, वो हम सब फिजिक्स में पढ़ेंगे ये चीज़। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो आइरिस है या फिर पीपल है वो एकदम अभी क्या है, छोटी हो चुकी है, इसलिए। अब तुम थोड़ी ना कि भाई चलो मैं रूम में जा रहा हूँ, इसको थोड़ा पीपल को थोड़ा सा डायलेट कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। क्यों? तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो। क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो वो इनवॉलेंट्री, यानी कि कैसी कोशिकाएं, अशाखित, वो तो हमने देख लिया, ये अनैच्छिक मांसपेशियाँ। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा से वो नहीं चलेंगी। अशाखित है यानी अनब्रांच्ड है, धीमी गति से काम करती हैं और आसानी से थकती नहीं है। Function muscle peristalsis, a wave-like movement that propels food and other substances through the digestive tract। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जो खाने को इस तरीके से फैसिलिटेट करती हैं मूवमेंट को, उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। अब आते हैं तीसरे तरीके की जो हमारी मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी, यानी हमारे हृदय में, यानी हमारे हार्ट में देखने को मिलेंगी। ये आपकी लॉन्ग होती हैं, ये भी सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसा शेप था? इलोंगेटेड शेप था। यहाँ पे स्पिंडल शेप था, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप्ड है, ठीक है।
ये चीज़ है लॉन्ग है, ईच फाइबर इज़ यूनी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी यूनी न्यूक्लिएट है, ये भी ये भी अगर हम देखेंगे तो यूनी न्यूक्लिएट आपको देखने को मिलेगा। मल्टी न्यूक्लिएट कौन था? स्केलेटल मसल्स थे आपके मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। ब्रांच रहेंगे, ब्रांच का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। अब ब्रांचेस अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ से आपको ब्रांचेस, और ये एक ना करेक्ट कर लेना है, ठीक है, नहीं सही लिखा हुआ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, दिख रही हैं कि नहीं है? ये क्या है? ये ब्रांचेस हैं। तो इनकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, शाखाएं निकली हुई हैं, किसकी? हृदय पेशियों की, कार्डियक मसल्स की। याद कैसे रखना है? याद आप ऐसे रख सकते हो कि जो हमारा हृदय है, हमारा जो दिल है, ठीक है, वो एक के साथ नहीं लगता है, वो बहुत लोगों के साथ लगता है, बहुत लोगों के साथ अटैच हो जाता है। वो बहुत लोगों के साथ अटैच हो जाता है, मतलब कि हम किसी एक से तो प्यार नहीं करते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं उनसे भी हम प्यार करते हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स से भी करते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के साथ हमारा दिल लगा होता है, तो इसलिए उसको ब्रांचेस की ज़रूरत होती है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इसमें धारियाँ, वही ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स देखने को मिल रही है। ये देखो, लाइट शेड, डार्क शेड, लाइट शेड, डार्क शेड दिख रही हैं आपको स्ट्रिएशंस, लाइन सी। यहाँ पर कुछ स्ट्रिएशंस नहीं थी, यहाँ पर स्ट्रिएशंस थी, यहाँ पर भी लाइट एंड डार्क बैंड्स थे, शेड्स थी। कार्डियक मसल से फटीग नहीं करते हैं, थकते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो कार्डियक मसल है कहाँ प्रेजेंट होगा? हार्ट में। कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट, यानी हमारी हृदय की पेशियाँ होती हैं, तो हृदय कभी थकेगा नहीं वो, ठीक है। जब हमारी डेथ होती है तभी जाके वो उसका बीटिंग बंद होता है, वैसे ही ठीक है, उसका बीटिंग बंद नहीं होता है अगर हम बात करें हार्ट का, ठीक है। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स नॉट अंडर आर कंट्रोल, ठीक है। ये अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते कब हमारा हार्ट बीट करेगा, कब हमारा हार्ट बीट नहीं करेगा। अगर हमारा हार्ट बीट करना बंद कर दिया तो हमारी लाइफ चली जाती है वहाँ पे, ठीक है। सिंपल है कि अगर हमारा लाइफ चला गया तो हार्ट बीट करना बंद कर देगा, और अगर हमारा हार्ट बीट करना बंद कर दिया तो हमारी लाइफ चली जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। फंक्शन की बात करेंगे, दे परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये हृदय की दीवार में संकुचन और शिथिलन का कार्य करती हैं। दे हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू दी बॉडी। ये शरीर में रक्त को पंप करने और वितरित करने में मदद करती हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है। हार्ट के जो पंप है, ठीक है, पंप करना ब्लड को, वो काम है हार्ट का। सिंपल सा काम है उसका कि ये जो डिफरेंट ये आर्टरीज वगैरह हैं, इनसे पंप करना ब्लड को, ओके। नहीं सर, देखते सबको हैं पर दिल एक को देते हैं, सो ब्रांच्ड बट अनन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। बिल्कुल, पिंकू ने देखो सही बताया है कि देखते सबको हैं, ठीक है, तो उसके लिए ब्रांचेस चाहिए, लेकिन देते दिल एक ही को देते हैं, है ना, तो यूनिन्यूक्लिएट है इसलिए। बिल्कुल। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि समरी हो जाए इसकी, ठीक है, समरी हो जाए, कर लें समराइज, बताइए। चलो समरी लिखते हैं इसकी, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने लिख ली स्केलेटल, यहाँ पर मैंने लिख ली आपकी स्मूथ, और यहाँ पर मैंने लिख ली कार्डियक, ठीक, क्लियर। चलो अभी यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इनका लोकेशन, ठीक है, फिर देखेंगे स्ट्रिएशंस, फिर देखेंगे वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री, ठीक है। स्ट्रिएशन वॉलेंट्री है कि नहीं, ब्रांच्ड है कि नहीं, और न्यूक्लिएटेड कैसा है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड कैसा है। तो अब देखते हैं सबसे पहले लोकेशन, जहाँ पर भी बोन्स होंगी वहाँ पर लोकेशन, जो भी स्मूथ ऑर्गन है, बड़े स्मूथ ऑर्गन है, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गई, आंत हो गई, पेट हो गया, आइरिस हो गई, ठीक है, यूटेरस हो गया, तो यहाँ पर स्मूथ ऑर्गन जहाँ बोन्स नहीं है, कार्डियक हार्ट में, ठीक। अब सबसे पहले वॉलेंट्री देखते हैं।
तो वॉलेंट्री में कौन चीज़ किसको कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं, इसको इसको नहीं कर सकते हैं। ब्रांचेस किस में थी? ब्रांचेस सिर्फ दिल में थी, दिल में ब्रांचेस दे रखी थी। दिल ने ब्रांचेस तो दे रखी थी, लेकिन कैसा था? यूनिन्यूक्लिएट था। ये था कि नहीं था? स्मूथ वाला भी यूनिन्यूक्लिएट था, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएट था ये, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड था आपका ये। ब्रांचेस की हमने देखा था सिर्फ उसी में है, कार्डियक वाली में। स्मूथ और स्केलेटल में आपको कोई ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेंगी। स्ट्रिएशंस की बात अगर करें, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, तो कार्डियक में येस, स्मूथ में नो, स्केलेटल में येस। यही हमने पढ़ा था। पूरा समरी हो गया आपका, ठीक है। अगर आप भी इस तरीके से चार्ट बनाएंगे एक दो बार तो आपको भी पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ पे, यानी कि संयोजी ऊतक जिनको हिंदी में बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक अगर कहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं? तो टेंडन्स, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट्स, डर्मिस एक्सेट्रा, यहाँ पर। खैर अकरेंस आपको इनका नहीं याद करना है अभी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का अकरेंस आपको नहीं याद करना है, अपने आप याद हो जाएगा। इनकी विशेषता क्या होती है? ये कनेक्ट करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, यानी शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम है। तो नाम में ही है, वो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट कर रहे हैं। द सेल्स आर एम्बेडेड इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स में भी जेलील, फ्लूइड और डेंस और रिजिड। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है इन सेल्स में, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एंड दिस मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड लाइक, डेंस और रिजिड वो डिटरमाइन करता है कि कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड होगा, इलास्टिक होगा या एकदम हार्ड होगा। जैसे कि अगर इलास्टिक टाइप है तो वो कार्टिलेज बनाएगा, अगर एकदम पानी जैसा है तो ब्लड और लिम्फ बनाएगा, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डेंस है तो वो बोन बनाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, किस पे डिपेंड करती हैं? इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स पे डिपेंड करती हैं। कोशिकाएं एक अंतःकोश की अधात्री में धसी होती हैं। ये अधात्री जली, तरल, सघन या कठोर हो सकती है। इट इज़ लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर खीर बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर एकदम पतला दूध है, बहुत पतला, तो पतला बनेगा वो खीर। बहुत गाढ़ा दूध में मैंने बनाया तो बहुत गाढ़ा बनेगा। वो डिपेंड्स कि आपने किस चीज़ में, यानी उस इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या है उस कनेक्टिव टिश्यू का। इट एक्ट्स लाइक अ बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग मटेरियल। इट प्रिवेंट्स ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाई बॉडी मूवमेंट्स, यानी यह अंगों को शरीर की गति के कारण विस्थापित होने से रोकता है, ठीक है। वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करेंगे तो मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरियोलर और एडिपोस। सबसे पहले आते हैं एरियोलर में। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मतलब ढीले होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, एंड कुशनिंग फॉर वेरियस स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी एंड ऑल्सो इन द टिश्यू रिपेयरिंग। यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना और कुशन के तौर पे काम करना, ये काम होता है एरियोलर का, ठीक है। ये काम होता है एरियोलर का, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना और कुशन के तौर पर काम करना। और साथ ही साथ टिश्यू रिपेयरिंग में भी इनका काम होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, एरियोलर संयोजी ऊतक का। They are characterized by a loosely arranged network of fibers and cells within a semi-fluid matrix. Semi-fluid matrix होता है, making it flexible and adaptable. एरियोलर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लूज और डेंस, ठीक। लूज ये हमें स्किन और मसल्स के बीच में देखने को मिलेगा, हमारी त्वचा और जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उनके बीच में देखने को मिलेगा। जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो अंग हैं उनके भीतर ये देखने मिलेगा, और जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। बोन मैरो क्या होता है? तो काफ़ी सारी हड्डियाँ होती हैं, उनके अंदर हमें ये सॉफ्ट स्पॉन्जी एक टिश्यू देखने को मिलता है, जो कि ब्लड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्लड जो हमारा होता है, खून बनता है, वो यहीं बनता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ लूज जेल लाइक मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स, फाइबर एंड अ ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। डेंस की अगर बात करेंगे तो इट हैज़ हाई प्रपोर्शन ऑफ फाइबर्स, प्राइमरली कोलाजन। तो कोलाजन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर का सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारा कोलेजन ही पाया जाता है हमारी बॉडी में। कोलेजन हमारी स्किन के लिए, हमारे अच्छे हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए काफ़ी लोग आप देखते होंगे कोलेजन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, उससे हमारे स्किन, बाल, ये सब काफ़ी अच्छे रहते हैं। खैर, तो डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दो तरीके के होते हैं, टेंडेंस और लिगामेंट्स, कंडरा और स्नायु। इट इज़ अ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, ये बहुत, ठीक है, ये फाइब्रस टिश्यू होता है, रेशेदार ऊतक होता है, हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विथ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका जो मेन काम होता है वो होता है मसल को बोन से जोड़ना, और लिगामेंट का मेन काम होता है बोन को बोन से जोड़ना, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ना। याद कैसे रखते हैं इसको हम? याद ऐसे रख सकते हैं MTB,
यानी कि जो टेंडन है वो मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है, यानी कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन यानी कि कंडरा। लिगामेंट की अगर बात करेंगे तो ये जोड़ेगा किसको, बोन को बोन से, ठीक है, बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है। आप सिंपल याद कर लो MTB, जैसे आपका ये पहले MTV आता था कि नहीं, एक चैनल आता था, पता है आप लोगों को MTV, पता तो ये तो हो गई तुम लोगों को, नहीं MTV कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, पता तो आई थिंक सभी को होगा। कोई है सर जिसको नहीं पता MTV पहले आता था, क्यों अभी पता नहीं। पल्लवी वॉट के सर इकोनॉमिक्स से हिंदी नोट जल्दी लो तो अच्छा, ठीक है मुझे पता है। अच्छा शट डाउन हो गया अभी गाने वाला चैनल स्प्लिट्स वाला हाँ ये हुई ना बात। तो ये जो है MTV, तो ऐसे याद कर लो MTB, मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन, लिगामेंट अपने आप याद हो जाएगा, बोन से बोन, खत्म, हड्डी से हड्डी। अब देखो ना यहाँ पे ये क्या है, मसल है, ये मसल है, ये बोन है, ठीक है, ये मसल है, ये बोन है, और ये क्या है, ये आपका बीच में टेंडन है, ठीक है, जो मसल को बोन से जोड़ने का काम कर रहा है। अब अगर बात करेंगे लिगामेंट है, तो लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं लिगामेंट या फिर स्नायु। अब आते हैं एडिपोज पे। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू में देखा एरियोलर है और एडिपोज है। एरियोलर में लूज है और डेंस है। लूज ढीला है, तो ढीला मतलब स्किन और मसल्स के बीच में पड़ा हुआ है, ऑर्गन्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर याद करना उतना ज़रूरी नहीं है। डेंस की बात करें, लिगामेंट और टेंडन है, लिगामेंट बोन को बोन से और टेंडन बोन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं। एडिपोज स्किन के नीचे देखने को मिलते हैं, बिलो द स्किन। इंडिविजुअल्स विद मोर बॉडी फैट हैव मोर एडिपोज टिश्यू, तो मतलब ये एक्चुअल में फैट स्टोरेज टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं ये फैट सेल्स के बने होते हैं, फैट स्टोर करते हैं, इनका काम फैट स्टोर करना है। एडिपोसाइट्स के बने होते हैं, साइट का मतलब सेल, एडिपोसाइट्स ओवल शेप होते हैं, राउंड इस तरीके से, जैसे अंडा होता है इस तरीके से इनका शेप होता है, ओवल शेप होते हैं ये, ठीक है, ये ओवल शेप के होते हैं और ये क्या करते हैं, फैट स्टोर करते हैं। जो कैमल का हम्प होता है, कूबड़ होता है, ये एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होता है, कैमल हम्प, ठीक है, बहुत सारा फैट यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है जो उसको बाद में काम आता है। इट प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, यानी कि शरीर को यांत्रिक झटकों से बचाता है, प्लस ये इंसुलेशन के तौर पे भी काम करता है। इंसुलेशन मतलब हीट लॉस को अवॉइड करता है। तभी आप देखोगे जो लोग मोटे होते हैं वो ज़्यादा पसीना छोड़ते हैं, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, उनको सर्दी में भी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो चमड़ी है वो मोटा है, क्योंकि उनका एडिपोज टिश्यू जो है उन्होंने बहुत सारे एडिपोसाइट स्टोर करके रखे, उन्होंने बहुत सारा फैट स्टोर करके रखा है। क्योंकि बहुत सारा फैट स्टोर करके रखा हुआ है तो हीट जल्दी से पास ऑन नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी चमड़ी हो गई है मोटी, तो उनको मिलता है अच्छा खासा इंसुलेशन, इसीलिए उनको नहीं लगती है सर्दी। समझ आई चीज़? तो इंसुलेशन से और मैकेनिकल शॉक। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके क्लास में जो मोटा लड़का होता था, ठीक है, हो सकता है आप ही हो वो, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट, तो जब उसको पिटाई पड़ती थी उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था। भाई हमारे क्लास में एक था, उसका नाम था पारस, ठीक है, लड़का था, उसका नाम बहुत मोटा था वो, ठीक है भाई। उसका क्या था ना, जैसे हम लोग जैसे बायो का टीचर था तो बारी बारी करके, नहीं जैसे अंग्रेज बुलाते थे गोली मारते, वैसा टाइप था हमारा, मतलब बायो का टीचर बहुत मारता था, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। तो हम लोग पूरे ठंडे पड़ जाते थे कि भाई अब हमारी बारी आने वाली, अब मतलब ऐसा था कि पिटने के चांसेस 99% हैं। मतलब पूछता था वो, सुना तो उसमें बचने के चांसेस लगभग 1% होते थे, ठीक है। मतलब पिटना तो है ही है, चाहे भले एक डंडा पड़े, वो डिपेंड करता था कि एक डंडा पड़ेगा कि 2 3 4 5, कि भाई वो पीटता चला जाएगा तुमको चिढ़ के, ठीक है। वो जो पारस लड़का था भाई, उसको खड़ा है वो, मारो, कितना मारोगे, हो गया, चलो भाई चलता हूँ भाई साहब। और मार ऐसी जगह पड़ती थी ना, समझ रहे हो तुम, मतलब ठीक है मैं बता नहीं सकता हूँ लेकिन तुम समझ जाओ। तो पैंट, जैसे पैंट होता था तो पैंट की पॉकेट पकड़ता था वो, ठीक है, पॉकेट से वो ग्रिप बनाता था टीचर, फिर डंडा उठाता था और दे ऐसा मारता था ना। और जो हमारे यहाँ सबसे पतला लड़का था, ठीक है, जो सबसे पतला लड़का था, ठीक है, उसका नाम था श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ भारती। तो उसकी आवाज़ें निकल आती थी भाई, आह वो की आवाज़ें निकल आती थी उसकी एकदम, इतना भयंकर डंडा पड़ता, तो समझ सकते हो। तो क्यों? क्योंकि पारस ने एडिपोसाइट स्टोर करके रखे हुए थे, उसने फैट सेल्स बहुत सारे स्टोर करके रखे हुए थे, फैट स्टोर करके रखा था, तो उसको मैकेनिकल शॉक नहीं लगता था उसको ज़्यादा, ठीक है, और इंसुलेशन भी देता है वो, ठीक है, हाँ। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। अब आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू।
कार्टिलेज क्या, कार्टिलेज पे भी आ रहे हैं, ठीक है, कार्टिलेज पे भी आ रहे हैं। आपका मैं बीच में था, ठीक है, मैं पतला ना मोटा, ठीक है, तो ठीक ठाक, मतलब ठंडा तो मेरा भी शरीर पड़ ही जाता था, वही सबका पड़ जाता था भाई, इतनी जबर मार पड़ती थी। आज भी खौफ है, अगर मतलब वो सामने आ जाए ना टीचर, भाई मेरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि वही आदत फिर से आ जाएंगी वापस, ठीक है। और मतलब क्या बताएं भाई, ठीक है, एक बार हम लोगों ने उनको साइकिल में जाते हुए देख लिया, ठीक है, उन टीचर को, तो वो टीचर शायद शर्मिंदा हो गया उस दिन, काफ़ी ऐसा लगा हम लोग को। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कंकाल संयोजी ऊतक। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज विद यूनिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, वो भी एटलस वाली में, ठीक है, एंड फंक्शंस बियॉन्ड बेसिक सपोर्ट एंड कनेक्शन। कंकाल संयोजी ऊतक वे संयोजी ऊतक हैं जिनकी संरचनाएं और कार्य बुनियादी सहायता और जुड़ाव से अद्वितीय है, ठीक है। तो अभी हम कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे, तो कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा था लूज और डेंस। अब ये जो है आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हैं, कंकाल संयोजी ऊतक, कार्टिलेज और बोन्स, दो टाइप होते हैं इनके। इनका मैट्रिक्स थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे कार्टिलेज की अगर बात करेंगे तो कार्टिलेज वो होता है, उपास्थि वो चीज़ होती है जो बोन की तरह हार्ड भी नहीं होती, स्किन की तरह सॉफ्ट भी नहीं होती। जैसे कि आप कान पकड़ो, अपना पकड़ो कान, सभी लोग कान पकड़ो, तो कान को घुमा सकते हो कि नहीं, घुमा सकते हो। अपनी हड्डी को घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते हो, इतनी हार्ड है वो। लेकिन तुम कार्टिलेज को घुमा सकते हो। अपनी नोज़ की टिप पकड़ो, पकड़ो सभी लोग, नोज़ की टिप, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नोज़ की टिप, कान, ये थोड़ा सा सिमिलर टाइप है, मतलब ना बहुत हार्ड है ना बहुत एकदम मुलायम है, ठीक है, थोड़े से हार्ड, हल्के से हार्ड है, मतलब हल्के से हार्ड है लेकिन मुड़ जाते हैं आसानी से, वो है कार्टिलेज। दे आर कैरेक्टरिस्टिक, दे आर वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स, ठीक है, मैट्रिक्स जेल लाइक होता है इनका, ओके, एंड स्लाइटली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक अभी मैंने आपको बताया। कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, कार्टिलेज, ठीक है। जैसे ये हमारे कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो ट्रैकिया होता है, जो विंड पाइप, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, अगर वो ना होंगी तो हमारा जो ये पूरा विंड पाइप है कोलैप्स कर जाएगा, चपक जाएगा। जैसे लिया ऐसे, तो सांस लेने के ऐसे चपके नहीं, तो इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं जो इसके अंदर मौजूद होती हैं, तो इसको चपकने से बचा लेती हैं वो, ठीक है, कोलैप्स करने से बचा लेती हैं, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझेंगे, ठीक है। तो कार्टिलेज हमें यहाँ ईयर पिन्ना हो गया, नोज टिप हो गया, ट्रैकिया जो विंड पाइप है यहाँ हो गया, लैरिंग्स, बोन सरफेस एट जॉइंट्स, यानी कि जो सतह होती हैं हड्डियों की, वहाँ पे देखने मिलते हैं। हड्डियों की बात करेंगे, बहुत ही हार्ड, रिजिड होती हैं, स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल नेचर की होती हैं, ठीक है, कठोर, दृढ़, मजबूत और स्वभाव से लचीली नहीं होती। मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज हार्ड एंड कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। हड्डी की अधात्री कठोर होती है और कैल्शियम तथा फॉस्फोरस यौगिकों से बनी होती है। इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स दी बॉडी, ये एक ढांचे का जाल बनती है जो शरीर को सहारा देती है। स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है हमारा। अब यहाँ पे मैं बोन्स को डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे कि बोन्स कितने तरीके की होती हैं और कितने तरीके के जॉइंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ पर समझेंगे। ये सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बोन भी हमारा एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए यहाँ पर आपको पढ़ाना था इसके बारे में, बाकी यहाँ पर हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे, जो हमारा आखिरी टॉपिक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी द्रव्य संयोजी ऊतक, ठीक है। ये भी कनेक्टिव है तो ये भी जोड़ता है। अब फ्लूइड है तो फ्लूइड में आपके आएंगे दो, ब्लड और लिम्फ, रक्त और लसिका, रक्त आएगा और लसिका आएगा, ठीक है। इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स कॉन्टिन्यूटी। तो भाई कनेक्टिव टिश्यू तो काम करेगा ही, तो ब्लड और लिम्फ है। सबसे पहले आते हैं ब्लड में, तो ब्लड के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर समझेंगे। बोन के बारे में हमने डिटेल में नहीं समझा है, आगे जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे देखेंगे। ब्लड के बारे में डिटेल में जानेंगे। खून, रक्त, ब्लड दो पार्ट होते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा और सॉलिड में आती है हमारी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। होता क्या है, जैसे मान लो आपका खून लिया गया, ठीक, आपका खून लेके अगर इसको बहुत जोर का घुमा दिया जाए, ठीक है, जो कि घुमाया जाता भी है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है एक, ठीक है, तो अगर इसको घुमा दिया जाए तो ऊपर पानी पानी आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड पार्ट, और नीचे आ जाएगा आपका सॉलिड पार्ट। तो जो ऊपर पानी पानी से आता है वो येलो कलर का फ्लूइड होता है, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो जब भी अगर आप बहुत जोर का घुमाओगे अपने ब्लड को तो ऊपर आपका येलो येलो करके कुछ बन जाएगा, और जो येलो येलो कलर का बनता है, पीले कलर का, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा 92% पानी का बना हुआ होता है, 92% वाटर का, और 5% बना होता है प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन का, ठीक है। नीचे कौन सी चीज़ सेटल डाउन होती है, जो चीज़ भारी होती है, डेंस होती है, तो सॉलिड जो पार्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आ जाता है।
ठीक है। आरबीसी तो रक्त में दो हिस्से होते हैं, द्रव्य होता है और ठोस होता है। द्रव्य जो हिस्सा होता है प्लाज्मा होता है, जो कि पीले कलर का एक द्रव्य होता है जिसमें 92% तो पानी ही होता है और 5% उसमें प्रोटीन, लवण और हार्मोन होते हैं। ठोस की अगर बात करेंगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये ठोस हिस्से होते हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड यानी प्लाज्मा की बात करते हैं। तो पीले कलर का होता है, 92% पानी होता है, 8% इसमें प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन होते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि अब थोड़ी देर अगर इसको रखा छोड़ दोगे, जैसे अभी हमने घुमाया इसको, ठीक, तो ऊपर आ गया प्लाज्मा, येलो कलर का जो फ्लूइड है, जैसे कि कोविड के टाइम पे आपने ज़रूर नाम सुना होगा उसका, प्लाज्मा का, है ना। तो प्लाज्मा डोनेशन वगैरह काफ़ी उस टाइम पे ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो ऊपर आ जाता है प्लाज्मा और नीचे आ जाता है आपका ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। थोड़ी देर अगर आप रुकोगे तो जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फिब्रिनोजन, हिपैरिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमारी प्लाज्मा में, पूरे ब्लड में हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है ये एल्बुमिन होता है। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है, ठीक है, हमारे ब्लड का, हमारे शरीर का नहीं। हमारे शरीर में तो कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारे ब्लड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये होता है। तो अगर हम उसको रखा हुआ थोड़ा छोड़ दें तो वो धीरे 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 जो नीचे वो लाल लाल करके जो आपको दिखेगा, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों हैं, ठीक है, तो तीनों है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो जम जाएगा एकदम। जम इसलिए जाएगा क्योंकि जो ये फिब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है, जो ये कोगुलेंट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। फिब्रिनोजन एंटी कोगुलेंट नहीं है, हिपैरिन एंटी कोगुलेंट है। हिपैरिन ये है, फिब्रिनोजन नहीं है, ठीक है। तो फिब्रिनोजन यहाँ से हटा लेना, फिब्रिनोजन कोगुलेंट है, क्योंकि जो फिब्रिनोजन है वो क्या है, वो जाएगा ब्लड में, उसको थक्का जमा देगा। तो प्लाज्मा से चला गया तो वो पार्ट ऑफ प्लाज्मा जिससे कि इस फिब्रिनोजन को हटा लिया गया है, व्हेन क्लॉटिंग प्रोटीन्स आर रिमूव फ्रॉम ब्लड, द क्लियर लिक्विड दैट रिमेन्स इज कॉल्ड एज सीरम। तो वो जो प्लाज्मा है, ये ब्लड लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो प्लाज्मा, येलो कलर का फ्लूइड, इसमें से वो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन, अगर उसको हटा लिया जाए तो जो बचता है उसको सीरम बोला जाता है। ठीक है, तो खून को जमाने का काम करता है, उसको बोलते हैं कोगुलेंट, उसको बोलते हैं जो थक्का जमाता है क्या, कोगुलेंट जो है फिब्रिनोजन। और हिपैरिन क्या करता है, एंटी कोगुलेंट, उसका उल्टा है। ग्लोबुलिन क्या करता है, प्रोवाइड डिफेंस, यानी कि कोई अगर फॉरेन पार्टिकल अगर आ गया, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से लड़ने का काम जिस प्रोटीन का होता है उसका काम होता है, उसका नाम है ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है। फिब्रिनोजन क्या करता है, थक्का जमाता है। हिपैरिन क्या करता है, उसका उल्टा करता है। एल्बुमिन क्या करता है, सबसे ज़्यादा हमें जो प्रोटीन देखने को मिलता है हमारे ब्लड में वो एल्बुमिन ही होता है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि जो परासरणीय संतुलन है वो बनाने में काम करता है ये, ठीक है, बैलेंस बनाता है ये। ओके, और जब प्लाज्मा से हम हटा देते हैं इस पर्टिकुलर कोगुलेंट को तो उसका नाम हो जाता है सेरम। ठीक, डन। अब बात करते हैं कि ब्लड बनता कहाँ पे है। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में एक स्पॉन्जी मटेरियल होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, सॉफ्ट होता है बहुत, इसको बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक, यहीं पे खून बनता है और इसीलिए इसको ब्लड फैक्ट्री बोलते हैं। होता क्या है, यहाँ पे स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्पेशल तरीके की वो सेल्स होती हैं जो और तरह की सेल्स को जन्म दे सकती हैं। जब हमारा जन्म होता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। जब हमारा जन्म होता है ना, तो हमारी जो एक काइंड ऑफ जो एम्ब्रियो है, जो हम एक तरीके से हम अपनी मदर के फीटस से अटैच्ड होते हैं, तो उसमें जो सेल्स हमें देखने को मिलती हैं स्टेम सेल्स, और इतनी 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 ज़्यादा वो मतलब इम्पॉर्टेंट होती हैं, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि उसका कोई सीमा नहीं है। आप कभी सर्च करिएगा, आप यू विल बी फैसिनेटेड टू नो अबाउट द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। मतलब इतनी सारी तरह की जो सेल्स बन सकती हैं, आपकी ब्रेन की सेल्स, आपकी किडनी की सेल्स, आपकी लीवर की सेल्स, मतलब हर एक तरह की सेल उस स्टेम सेल से बनाई जा सकती है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी उस पर बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ रिसर्च चल रही है। पूरी तरीके से उसके बेनिफिट्स हम अभी तक डिराइव नहीं कर पाए हैं। बेनिफिट्स काफ़ी तो पता हैं जो अभी तक डिराइव नहीं कर पाए, और काफ़ी तो हमें पता ही नहीं है जो एम्ब्रियोनिक होती है, बिल्कुल मदर सेल्स। ठीक है, सर ऐसा नहीं है जो मोटा है उसको ठंडा नहीं लगता। अरे लगता है, लेकिन उतना नहीं लगता जितना पतले वाले को लगता है। हम ये थोड़ी नहीं बोल रहे हैं कि लगता नहीं है, जितना पतले वाले को लगता है उतना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसका हीट लॉस कम होता है थोड़ा सा। खैर, तो यहाँ पे भी स्टेम सेल्स होती हैं, ये भी मल्टीपोटेंट होती हैं, यानी कि ये भी डिफरेंट तरीके की सेल्स में रीजनरेट कर लेती हैं या फिर जन्म देती हैं अलग अलग तरीके की सेल्स को, जैसे रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएँ, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएँ, और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन तरीके की हमारी सेल्स को जन्म देती हैं ये जो बोन मैरो है। क्या सर हमारे पूरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं सबके अंदर क्या बोन मैरो है? क्या सबके अंदर खून बन रहा है दबादब? नहीं,
सब के अंदर नहीं। जैसे कि हमारी चेस्ट में, जैसे कि एकदम जो हमारा छाती है, छाती के एकदम बीचों बीच जो हड्डी आपको एकदम चपटी सी हड्डी दिख रही होगी, मैं हड्डियों के बारे में जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, उसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम में देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसे, शायद ये पूछे क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन होती है वहाँ पे, जो हमारी ये जांग की हड्डी होती है हिप बोन, वहाँ पर देखने को मिलेगी। जो हमारा ये स्टर्नम के स्टर्नम है, जैसे स्टर्नम है हड छाती के, और छाती के इधर इधर आपको अगर फील कर पाए हो तो इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं रिब केज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिब्स जो होती हैं पूरी, ठीक है, रिब्स में देखने को मिलेंगी। जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी इसमें जो वर्टिब्रे होते हैं इस तरीके से, वर्टिब्रे में देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके आसपास। एंड जो एंड्स होते हैं, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपका ब्लड का प्रोडक्शन होता है, ओके। तो आरबीसी की बात करते हैं, तो हमने जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो येलो कलर का है, उसके बारे में तो समझ लिया आपने। अगर एक नाम सुना हो, एक बंदा है, फॉरेन कंट्री का बंदा है, फॉरेन कंट्री का बंदा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, जो अपनी एज को रिवर्स कर रहा है, क्या नाम है उसका, जो अपनी एज को रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो उसने अपनी बॉडी का पूरा प्लाज्मा निकाला था, पूरा बॉडी का प्लाज्मा निकाला और उसको फिर से मतलब बेटर से उसको रिप्लेस किया। तो मतलब उसका ये कहना है कि मुझे तो ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं लगी। इनफैक्ट जो लोग को थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है उनकी, जैसे उसने अपने फादर जिसकी एज 71 ईयर्स थी, उनकी बॉडी से भी प्लाज्मा निकाला, ठीक है, और उनको अपना वाला प्लाज्मा दिया, तो उससे उनकी हेल्थ बेटर हो गई। उनकी जो एज है वो 25 साल से कम से, मतलब काइंड ऑफ हर कोई जो है डिग्रेड करता है, तो उनकी एज डिग्रेडेशन कम हो गई थी उनके फादर की। यस, उसका नाम है ब्रायन जॉनसन, ठीक है, ड्वेन जॉनसन नहीं, ब्रायन जॉनसन। तो उसके फादर का जो एज काइंड ऑफ रिवर्सल काइंड ऑफ हो गया था, तो ऐसा कहना है खास। और जो लोग जैसे जो लोग ना बाल्ड वगैरह हो जाते हैं, मतलब इनके बाल वगैरह भी झड़ जाते हैं, तो उसमें भी एक पीआरपी थेरेपी होती है, प्लाज्मा रिस्पॉन्सिव, इस तरीके से कोई थेरेपी होती है पीआरपी, जिसमें क्या किया जाता है, इनका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा निकाल के और फिर से इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो पीआरपी थेरेपी में यही प्लाज्मा का ही लेना देना होता है, जब मतलब जो लोग थोड़े से गंजे हो जाते हैं, कहीं पे हेयर लॉस होता है, तो फिर से हेयर्स लाने के लिए पीआरपी। अभी तो आई थिंक कुछ और भी नई भी आ चुकी हैं टेक्निक्स पीआरपी के अलावा। पीआरपी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब पेनफुल होती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंजेक्शन उसमें देने होते हैं। सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड की अगर बात करेंगे तो आरबीसी हमारा सबसे पहला, नॉर्मल रेंज इसमें 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर होता है। कलर लाल कलर का होता है ये, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीम, जो आयरन होता है उसके प्रेजेंस की वजह से ये रेड कलर का होता है। हीम हैज़ हाई एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है, यानी कि ऑक्सीजन को तुरंत चिपका लेता है। कौन, हीम। हीम में क्या है, आयरन। तो आयरन क्या करता है, तुरंत चिपका लेता है ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। शेप अगर बात करेंगे, बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है ये, यानी कि इसमें द्वि अवतल और डिस्क के आकार का ये इसका आकार होता है। लाइफ स्पैन और फॉर्मेशन की बात करेंगे तो बोन मैरो एट बर्थ हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 120 डेज। बोन मैरो मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, और एक लगभग 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। फंक्शन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। मेच्योर आरबीसी जो हो जाती हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दैट मीन्स दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड एट मेच्योरिटी। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अब मुझे कमेंट में तुम बताओ, प्लांट टिश्यू में मैंने कौन सा फ्लोएम का टाइप बताया था जिसमें कि नॉन न्यूक्लिएटेड था, वो भी मेच्योरिटी पे। उसका नाम एस से शुरू था, बताओ। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि जहाँ पर सारी आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं जाके ख़त्म हो जाती हैं, या फिर वहाँ पर पूरी आरबीसी जो डेड हो गई एक तरीके से वो इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये ऑर्गन है आपका स्प्लीन, इसको बोलते हैं। स्प्लीहा इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका लोकेशन आप देख लीजिए। तो ये स्प्लीन में इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, बिकॉज सारी आरबीसी यहीं पे जाके ख़त्म होती हैं, तो उसको कब्र बोलते हैं आरबीसी का। स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हिमाटोलॉजी, ठीक है। ब्लड फॉर्मेशन को बोलते हैं हिमाटोपोइनेसिस, हिमाटोपोइनेसिस, ठीक है। ये ब्लड की क्या है, ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस। यस, सीव ट्यूब सबका सही है, सीव ट्यूब यस, ठीक है। सर मुझे पतला होना है, क्या करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर बहुत ज़्यादा हाई आरबीसी काउंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका अगर आरबीसी काउंट हो गया तो आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसिथीमिया, ठीक है। एक सेकेंड, पॉलीसिथीमिया, ओके।
आपका जो अगर हाई आरबीसी काउंट हो गया तो आपका जो खून है वो बहुत ही मोटा हो जाएगा, और फिर आपके स्ट्रोक पड़ने के चांसेस, हार्ट अटैक आने के चांसेस ये बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना होता है अगर हमारा ब्लड थिक हो जाता है तो। और थिक क्यों होता है? या तो हमारे पानी की कमी है, या तो कोई इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इन ये सारी कारणों की वजह से क्या होता है कि आरबीसी जो काउंट है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से होता क्या है, बढ़ने की वजह से हमारा खून थिक हो जाएगा, और थिक हो जाएगा तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने के चांसेस, ठीक है। ब्लड को काम सॉरी हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है, फटीगनेस, थकावट रहना, ठीक है, डिजीनेस रहना, हेडेक होना, ये सारे आम लक्षण हैं, ठीक है, हाई आरबीसी काउंट के, या फिर जब आपका खून थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है, थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ओके, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी, और अब आते हैं WBCs पे, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स पे, श्वेत रक्त कोशिकाएं। नॉर्मल रेंज 500 से 8000 पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। WBCs प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, यानी हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, ये हमारे शरीर को रक्षा तंत्र प्रदान करते हैं। वो क्या कर रहे थे आरबीसी रेड थे, हीम कैसे, हीम में आयरन था, आयरन क्या है, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तुरंत लपक के ले लेते हैं और पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। बनते ये भी बोन मैरो में ही है, लेकिन लाइफ स्पैन इनका 13 से 20 दिन होता है। उनका शेप था बाइकॉन्केव डिस्क शेप, है ना, बाइकॉन्केव डिस्क शेप में था, ठीक है। इनका कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप है, किसी भी शेप में हो सकते हैं। इनके अलग अलग टाइप है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। उनके टाइप नहीं थे, इनके टाइप हैं। क्यों? क्योंकि इनको फाइट करना है। अब फाइट जो है इनको एक आदमी से तो करना नहीं है, वायरस से भी लड़ना है, बैक्टीरिया से भी लड़ना है, पैथोजन से भी लड़ना है, अदर कोई और इन्फेक्शन हो गया उससे भी लड़ना है, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल भी करना है, तो बहुत सारा कुछ काम होता है। इसलिए इनके अलग अलग टाइप्स हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये थ्रेट है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द थ्रेट एंड दिस इज द नीडेड WBC। बैक्टीरिया आ गया तो न्यूट्रोफिल, वायरस आ गया तो लिम्फोसाइट, दिस सेक्रेट लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़। ये चीज़ ध्यान रखना, जो लिम्फोसाइट हैं ये बहुत सारे एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं। लिम्फोसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एंटीबॉडीज़, ठीक है, ठीक है। देन पैरासाइट्स में अगर आएंगे तो इओसिनोफिल्स लड़ते हैं, ठीक है, एलर्जन से बैसोफिल्स लड़ते हैं, और आपके डेड सेल से लड़ने का काम करते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, क्लियर है? ओके, डन, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग लिम्फोसाइट में अगर बात करेंगे तो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट इस तरीके से होती हैं आपकी, ठीक है। तो उस उतना हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम के लिए। अब बस इतना ही ध्यान रखो, लिम्फोसाइट बहुत सारी एंटीबॉडीज़ आपकी प्रोड्यूस करती हैं। WBC का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, इन्फेक्शन से लड़ना। अलग अलग इनके टाइप हैं जो अलग अलग तरीके के पैथोजन से लड़ने का काम करती हैं। अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा तो नहीं है कि किस पैथोजन से कौन सा WBC लड़ता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, RBC को हम इराइथ्रोसाइट बोलते हैं, तो वहीं WBC को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। लिम्फोसाइट अलग है, ल्यूकोसाइट अलग है, ठीक है, याद रहेगा? ओके। जिस तरीके से RBC काउंट बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं होती, उसी तरीके से WBC का अगर एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो गया तो उससे क्या हो जाता है? उससे हो जाता है ब्लड का कैंसर। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को। क्यों? तो अगर एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो गया WBCs का तो हो जाता है क्या? तो हो जाता है बोन मैरो, तो हो जाता है ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया होता क्यों है? जब आपके बोन मैरो में कैंसर हो जाए, बोन मैरो जो है उसमें कैंसर हो जाएगा तो WBCs का नॉर्मल प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ल्यूकेमिया हो जाएगा, जिसको कि हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अभी आते हैं प्लेटलेट्स, जिनको कि थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनका नॉर्मल रेंज कितना होता है? लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीलीटर। इनका 5000 से 8000, इनका मिलियंस में था। तो मैं अगर नंबर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कौन सा सॉलिड पार्ट होता है? RBC, देन प्लेटलेट, देन WBC। तो RBC मिलियंस में होते हैं, प्लेटलेट लाख में होते हैं, और ये 1000 में होते हैं WBCs, ठीक है। शेप इनका भी कोई ऐसे डेफिनेट नहीं होता है, इरेगुलर अनियमित आकार होगा। ये भी बोन मैरो में ही बनेंगे, लेकिन इन लाइफ स्पैन ऐसे याद करो WBC का आधा है, लगभग 10 दिन। दे आर एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग एंड स्टॉपिंग ब्लीडिंग बाई फॉर्मिंग कोगुलेशन। तो जो कोगुलेटिंग फैक्टर होता है पूरे ब्लड में, कोगुलेटिंग फैक्टर अगर देखेंगे, कोगुलेटिंग पार्ट होता है सॉलिड पार्ट में RBC WBC प्लेटलेट में, तो प्लेटलेट होता है वो। RBC का काम था ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना, WBC का डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, और प्लेटलेट का काम है खून का थक्का, यानी रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग करना। जैसे कि हमारे चोट लग गई,
अब चोट लग गई तो अगर वो थक्का नहीं जमेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, तो वो खून बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, इट कैन बी फेटल। अब ठीक है, थोड़ा चोट लग गया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपको पता है एक्सीडेंट वगैरह केसेस में बहुत ज़्यादा खून कई केसेस में बह जाता है। सोचो अगर कोगुलेटिंग फैक्टर ना हो तो वो और ज़्यादा बह जाएगा और लोगों की तुरंत डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि रक्त का थक्का जमे। ये भी कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में दोनों में दिक्कत है। लो प्लेटलेट काउंट लीड्स टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, हैपेंस इन केस ऑफ डेंगी, एंड अ वेरी हाई प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट हो जाए तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं लसिका पे। लसिका मतलब लिम्फ। देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में ऐसे होता है, ये होती हैं जैसे आर्टरीज। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, तंत्र, ये आपको परिवहन तंत्र पढ़ाऊंगा, यानी कि जो हमारे बॉडी में किस तरीके से जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, तो हम देखेंगे कि हमारी कुछ आर्टरीज होती हैं और कुछ वेंस होती हैं। अभी के लिए बस समझ लो कि यहाँ कुछ तो होती हैं जो आर्टरीज जो अच्छा खून लेके आती हैं, अच्छा खून मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, और ये वेंस क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी में, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, जब ये आर्टरीज अच्छा खून लेके आती हैं तो किस लिए लेके आती हैं, ताकि हर एक कोशिका को वो खून दे सकें। क्यों दे सकें, क्योंकि हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्यों हर एक उसको कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है जिसको ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी को ब्रेक, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना है, जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करके। फिर से समझाऊँ, सांस लिया, वैसे तो सब समझ जाओगे बायोलॉजी ख़त्म होते होते तक, लेकिन जैसे सांस लिया, ठीक है, सांस मेरी लंग्स के में गई, लंग्स के थ्रू मेरे ब्लड में गई, ब्लड क्या करेगा, आरबीसी क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को चिपकाएगा अपने पास और हर एक सेल के थ्रू पहुंचाएगा। और हर एक सेल के थ्रू पहुंचता कैसे, आर्टरीज के थ्रू। ये पाइप हैं, बड़े बड़े पाइप हैं। अब ये आर्टरीज डायरेक्टली हर एक सेल में तो घुस नहीं जाएंगे, क्योंकि सेल तो बहुत छोटी होती है, आर्टरीज थोड़ी बड़ी होती हैं। तो फिर होता ये है कि यहाँ पे छोटी 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 ऐसी कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरी नेटवर्क होता है, छोटी छोटी। ऐसे याद करो, एक बड़ा पाइप है, बड़े पाइप से छोटे 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 पतले 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 पाइप कनेक्टेड है। ठीक, ये क्या है, हर एक सेल को ऑक्सीजन जाके दे रहे हैं। ठीक, अब होता क्या है कि इनसे ब्लड लीक कर जाता है। जब ब्लड लीक करता है तो क्या लीक करता है, ब्लड जब लीक करता है तो उससे पता है क्या लीक करता है, वो जो प्लाज्मा है ना, फ्लूइड पार्ट, वो लीक करता है। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये पाइप है बहुत छोटा सा, इसमें बहुत छोटा सा कुछ तो लीक है। ठीक है, इससे मैं खीर गुजार रहा हूँ। ठीक है, खीर पास हो रही है। अब लीक होगा तो क्या लीक होगा, बहुत छोटा है, चावल से छोटा साइज है, तो चावल लीक होगा कि दूध निकलेगा, अगर दूध की खीर है तो दूध निकलेगा, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से प्लाज्मा निकलेगा। WBC भी साइज में छोटा होता है, वो भी निकल लेगा यहाँ से। RBC नहीं निकल पाएगा, बड़ा होता है ना साइज में, इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, लीक होके यहाँ पर इन कैपिलरीज, और यहाँ पे जो टिश्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू मौजूद है हमारे डिफरेंट बॉडीज में, वहाँ पर भर जाता है। ये क्या होता है, भर जाता है। इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक, अब ये टिश्यू फ्लूइड जो है यहाँ घूम रहा है, डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है। आसपास अगर कोई वेस्ट मौजूद है, कचरा मौजूद है, उसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, डिफेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि WBC है ना, इसलिए WBC काम ही डिफेंस है। ठीक, उसका काम ही वही है। अब इसको वेंस तक पहुंचाएगा कौन, तो इसके लिए हमारा एक अलग सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, यानी एक ऐसी भैया मेरे पाइप होते हैं, ये पाइप जो क्या करेंगे, इस लिम्फ को पकड़ेंगे। जो मैंने बताया ना, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, यही टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक सिस्टम में घुस जाता है, यही लिम्फ होता है। लिम्फ कुछ अलग नहीं है, यही टिश्यू फ्लूइड, यही लिम्फ है। तो इसको अलग अलग पाइप बोलेंगे, आओ भैया तुमको वेंस तक पहुंचा दें, ताकि तुमको बाहर भी तो निकलना है, कचड़े को बाहर भी तो निकालना है, तो वेंस के थ्रू निकलता है वो, वेंस के थ्रू निकलता है वो, क्योंकि वेंस उसको प्योरीफाई, वेंस लेके जाएगा हार्ट के पास, हार्ट फिर उसको प्योरीफाई करता है। तो पहले तो वेन को इनको देना पड़ेगा, वेन जिसको देगा उसको, वेन को वो हार्ट को देगा, लेकिन किसको देगा उससे फर्क नहीं पड़ता है लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फ का काम इतना है कि वेंस को पहुंचा देना, कचरा उचड़ा दे के, कलेक्ट करके सब कुछ। समझ रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो सब पाइप हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा इसको, इस फ्लूइड को कनेक्ट किया जो लीक कर गया था, इस फ्लूइड को कलेक्ट किया जो लीक कर गया था, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ लसिका इंपॉर्टेंट क्यों है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है और साफ सफाई कर रहा है। क्या ये लाल कलर का होगा, नहीं। क्यों, लाल कलर रेड ब्लड सेल RBC की वजह से मिल रहा था। लाल कलर RBC तो लीक ही नहीं किया था, RBC तो निकला ही नहीं था, WBC निकला था। सो RBC एंड ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन लिम्फ।
लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा निकला था, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, ये सब देखने को मिलेगा। येलो कलर का, स्लाइटली येलो कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें प्लाज्मा इसलिए। लिम्फ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड बैलेंस एंड सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, प्रोटेक्ट वो करता है, ठीक है, और वेस्ट वगैरह भी हटाने का काम करता है, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है क्या खंड रामायण का? क्यों? बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है क्या? सर हम बोन मैरो कितने लोगों को दे सकते हैं? बोन मैरो कितने लोगों को दे सकते हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता, दे तो सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को दे सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। ये तो डॉक्टर जी बता पाएंगे कि कितने लोगों को दे सकते हैं, तो देखना पड़ेगा कितने लोगों को दे सकते हैं, कितने लोगों को डोनेट किया जा सकता है। चलो अभी आते हैं नर्वस टिश्यू पे, यानी कि तंत्रिका ऊतक पे। तो न्यूरल टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक और नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड इन द नर्वस सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग स्टिमुलस, ट्रांसलेटिंग सिग्नल्स, और ये आखिरी है, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, एंड कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो आखिरी में डाउट ले लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस में जाएंगे, ओके। अकरेंस फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो उपास्थि आपको मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं में पाया जाता है, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तो जो भी हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या आता है? नर्वस सिस्टम में हमारा खोपड़ी आता है, हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, जो मेरु मज्जू है ये आता है, और खोपड़ी आती है, ठीक है, ये आती है, ठीक, मिलनी तो यही आती है। और इसमें जो यहाँ से ऐसे नर्व्स निकलती हैं, ऐसे यहाँ से ना नर्व्स निकलती हैं, उनको बोलते हैं नर्व्स। तो यहाँ पर आपको पाए जाते हैं नर्वस टिश्यू। किसके बने होते हैं? इसके बने होते हैं न्यूरॉन के। न्यूरॉन एक सेल है, पहले क्लास में बताए थे, हमारे बॉडी में सबसे लंबी सेल यही होती है, और मेल्स में सबसे बड़ा सेल भी यही होता है। मेल्स में यानी कि नर में सबसे बड़ी सेल यही होती है, न्यूरॉन। क्योंकि ओवरऑल तो हमारी अगर देखेंगे ह्यूमंस में एग होती है, ठीक है, लेकिन एग मेल्स में तो होता नहीं है, तो इसलिए उनमें सबसे लार्जेस्ट भी न्यूरॉन ही होता है, ओके। तो अगर बात करेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो अगर बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शाखाओं की तरह कुछ तो देखने को मिलता है। इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंड्राइट। इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोला जाता है। फिर जब डेंड्राइट में आप आगे अंदर एंटर करोगे, तो यहाँ पर इसकी एक बॉडी होती है जिसको सोमा बोलते हैं, सेल बॉडी। फिर यहाँ पर आपको ऐसे लंबी सी डंडी देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं क्या? एक्सन। ये एक्सन क्या? लंबी सी पूरी डंडी है, ये एक्सन बोलते हैं इसको, ठीक है। इस एक्सन में कवरिंग किसकी है? इस एक्सन में आपको कवरिंग दिख रही होगी, इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक। देन इसके बीच बीच में जो गैप है ना, ये बीच बीच में जो गैप है, इसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये एक्सन टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब जहाँ कोई चीज़ टर्मिनेट हो जाए, जहाँ पे कोई चीज़ खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो होता क्या है कि किस तरीके से, ठीक है, ये एनाटॉमी ऑफ न्यूरॉन है, और ध्यान रखना ये कैमिलियो जो गोल्गी थे, ठीक है, जिन्होंने गोल्गी एपरेटस के बारे में बताया था, कैमिलियो गोल्गी ने अपनी ब्लैक इंक रिएक्शन के यूज़ करके इसकी स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। ब्लैक इंक रिएक्शन थी, उसका यूज़ करके इन्होंने इसके पूरे स्ट्रक्चर की संरचना की, जो न्यूरॉन की संरचना है उसकी डिस्कवरी करी थी। तो न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। It is specialized to transmit nerve impulses. Neuron is the longest cell in the human body. न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। पार्ट्स की बात करेंगे तो सोमा थी, जैसे पहले यहाँ पे डेंड्राइट्स आपको दिख रहे थे, डेंड्राइट, ठीक है, ये डेंड्राइट थे। फिर ये वाले पर्टिकुलर पार्ट को हम सोमा बोलते हैं, ठीक है, सेल बॉडी। तो इट कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। और ध्यान एक चीज़ यहाँ पर रखेंगे कि यहाँ पर आपको लिखा नहीं है क्या?
एक सेकेंड, आगे आई थिंक लिखा होगा, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एंड इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ न्यूरॉन, यानी कि इसमें केंद्रक कोशिका द्रव्य होता है और यह न्यूरॉन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। डेंड्राइट शॉर्ट यानी कि छोटा, ब्रांच्ड आप देख सकते हैं बहुत सारी शाखाएं इसमें, आप देखो ना ये, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो ब्रांच एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी सेल्स, इट कैरीज इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये क्या करता है, सिग्नल सबसे पहले यही रिसीव करता है डेंड्राइट, उसके बाद ये सेल बॉडी दैट इज सोमा को ट्रांसफर करता है, उसके बाद वो एक्सन पे जाएगा, फिर आपका एक्सन टर्मिनल पे जाके खत्म हो जाएगा वो, ठीक। एक्सन क्या होता है, इट कैरीज नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स। माइलिन शीथ ये फैटी लेयर है दैट कवर्स द एक्सन, कवरिंग बनाता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड इंसुलेट्स द एक्सन एंड स्पीड अप द सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है, संकेतों के संचरण की गति को बढ़ाता है ये। स्वान सेल्स क्या होती हैं, दीज आर द ग्लियल सेल्स दैट फॉर्म द माइलिन शीथ और एक्सन्स इज आउटसाइड द ब्रेन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कुछ नहीं, माइलिन शीथ की जो कवरिंग है वहाँ पर जो सेल्स देखने को मिलती हैं ग्लिया सेल्स होती हैं। एक न्यूरॉन के अंदर ही बहुत सारी ग्लिया सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। एक्सन टर्मिनल द एंड ब्रांचेस ऑफ द एक्सन दैट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये एंड ब्रांचेस होती हैं और ये हेल्प करती हैं ट्रांसमिट सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन पे सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं, या फिर उसको हम इफेक्टर सेल बोलते हैं, ठीक है, अक्रॉस अ साइनैप्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे पता है ध्यान रखना, राइबोसोम की जगह जो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होते हैं वो निस्ल ग्रैन्यूल्स या निस्ल बॉडीज होते हैं, या तो निस्ल ग्रैन्यूल्स करके लिख के आएगा, निस्ल बॉडीज। ये क्या करते हैं, न्यूरॉन में प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, निस्ल ग्रैन्यूल या निस्ल बॉडीज, ठीक है। देन ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है न्यूरॉन इम्पल्स का, तो एक स्टिमुलस जो होता है, जैसे हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज़ देखी, हमने कोई चीज़ टच करी, तो जैसे हमने कोई चीज़ देखी, ठीक है, तो वो एक जो भी कोई सिग्नल या फिर हमें मिला, तो वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करता है, बहुत तेज़ी के साथ ये काम होता है, बहुत तेज़ी के साथ ये काम होता है। तो किस तरीके से होता है, तो डेंड्राइट जो होते हैं एक न्यूरॉन के, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल्स थ्रू द सेल बॉडी एंड एक्सन। तो डेंड्राइट पहले रिसीव करते हैं, देन वो सोमा में जाता है सेल बॉडी में, देन उसके बाद एक्सन में, एक्सनल टर्मिनल के पास जाता है, देन द इम्पल्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, और उससे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। क्या होते हैं, जैसे न्यूरॉन है तो इससे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रॉस साइनैप्स, साइनैप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको साइनैप्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक न्यूरॉन है, पूरा एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसने दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल से कुछ सिग्नल लिया और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके उसने ट्रांसफ़र कर दिया, और जो बीच का गैप है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। यहाँ पे आप जो गैप देख पा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं साइनैप्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जैसे एक एक्सन टर्मिनल है, फिर दूसरे का डेंड्राइट होगा, तो एक न्यूरॉन के एक्सन टर्मिनल और दूसरे के डेंड्राइट के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स, उस गैप को बोला जाता है साइनैप्स, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू रिस्पॉन्स, कि एक ने डेंड्राइट की किसी ने रिसीव किया, डेंड्राइट ने, फिर वो सेल बॉडी पे गया, फिर एक्सन पे गया, उसके बाद नर्व टर्मिनल पे गया, ठीक है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, ठीक है, जैसे साइनैप्स में, और फिर दूसरे का जो डेंड्राइट होगा उसको वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, और इस तरीके से जो न्यूरॉन इम्पल्स है वो ट्रैवल करता है आपका, ठीक है। इस तरीके से पूरा न्यूरॉन इम्पल्स ट्रैवल करता है। ऑलराइट, डन, लेक्चर होता है ख़त्म। अब हम लगाएंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिसको रिकॉर्डिंग्स चाहिए लेक्चर्स की, क्विजेस चाहिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, वीकली क्विज चाहिए, एवरीथिंग, तो वो आपको बैच में मिल जाएगी। एंड ये है आपका क्वेरी नंबर, अगर आपको बैच रिलेटेड कुछ क्वेरी होती तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। बाकी फैट मैन में आई थिंक आज तो ऐसा कुछ एड ऑन टाइप तो नहीं है, आई थिंक सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ एड ऑन की नीड पड़ेगी वहाँ पे। हाँ, बोन मैरो वाला जो पार्ट है वहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाए, तो बोन मैरो और ल्यूकेमिया को आप मेंशन कर सकते हो। तो बोन मैरो वाली चीज़ जो सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ठीक है, और स्टेम सेल्स जो होती हैं वो उसको जनरेट करती हैं। ल्यूकेमिया क्या होता है, जब एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ WBC हो जाता है उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, जो एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है, ठीक है, ओके। डिफरेंस बिटवीन WBC एंड लिम्फ, लिम्फ में WBC होता है, प्लाज्मा होता है, WBC अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है। WBC होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, लिम्फ में, ठीक है।
पूरा साइंस कितने दिन में फिनिश होगा? अच्छा, बैकलॉग कैसे कवर करें? बैकलॉग कैसे कवर करें भाई? जब भी ब्रेक होता है तो उस दिन आप, ठीक है, उस दिन आपको बैकलॉग्स कवर करने होंगे। चलो तो एक बार समराइज कर दें, क्यों, समरी हो जाए एक बार। आई थिंक मैंने यहाँ तक तो यार समराइज़ कर ही दिया था, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा समराइज़ करना है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़े थे दो तरीके के, एक तो एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर की अगर बात करें फर्दर लूज और डेंस में डिवाइडेड है। लूज आपको देखने को मिलेगा स्किन और हमारी मसल्स के बीच में, बस इतना ध्यान रखना है, स्किन और मसल्स के बीच में। इसका लोकेशन स्ट्रक्चर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लोकेशन ध्यान रखना है, स्किन और मसल्स के बीच में। डेंस की बात करेंगे, टेंडन है, लिगामेंट है, टेंडन MTB मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है। एडिपोज टिश्यू की बात करेंगे तो ये एडिपोसाइट्स के बने हुए हैं जो फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ होते हैं और ये फैट स्टोर करते हैं एडिपोसाइट्स। और कि कोई अगर बहुत ज़्यादा फैटी होता है, आदमी बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो उसमें बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि एडिपोसाइट्स हैं। जैसे कैमल का जो हम्प है उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे एडिपोसाइट्स, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का ही वो एक एग्जाम्पल है। देन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज आते हैं, बोन। कार्टिलेज वो होते हैं जो उतने हार्ड नहीं होते हैं, और बोन होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। कार्टिलेज का लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा? पिन्ना, नोज टिप, ट्रैकिया, लारिंग्स, यहाँ पे, ठीक है, और बोन के सरफेस में। बोन के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हो, बाकी तो हम इन डिटेल देखेंगे जब स्केलेटल सिस्टम आएगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट होते हैं, ब्लड और लिम्फ। खून तो सभी जानते हैं, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड। लिक्विड पार्ट यानी कि लगभग 55% ऑफ जो ब्लड होता है, 55% वो लिक्विड होता है और 45% सॉलिड होता है। जो 55% होता है इसमें मेनली 92% तो सिर्फ पानी ही होता है, बाकी 5% प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन ये सब होते हैं, और बाकी चीज़ें होती हैं 5 से 8%, ठीक है। और ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, और येलो कलर के फ्लूइड के साथ साथ इसमें हमें काफ़ी सारे प्रोटीन, जैसे कि सबसे अबंडेंट प्रोटीन एल्बुमिन देखने को मिलता है, ग्लोबुलिन देखने को मिलता है, कोगुलेंट प्रोटीन फिब्रिनोजन और एंटी कोगुलेंट प्रोटीन हिपैरिन देखने को मिलता है। जब हम प्लाज्मा से कोगुलेटिंग फैक्टर जैसे फिब्रिनोजन को हटा देते हैं तो उसको सीरम बोलते हैं। ब्लड बनता कहाँ पर है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है, स्टेम सेल्स के थ्रू बनता है। आरबीसीज सबसे ज़्यादा नंबर में होती हैं, बाइकॉनकेव डिश शेप होती हैं, लाल कलर की होती हैं ड्यू टू हीम की बहुत हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के प्रति, और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। ये सब जाके ख़त्म कहाँ पे होते हैं? तो स्प्लीन में ख़त्म होते हैं, और इनका जो लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन का होता है। सॉलिड पार्ट ब्लड का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। आरबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो लगभग थाउजेंड्स में नंबर्स में होते हैं, 5000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। कहाँ बनते हैं? ये भी बोन मैरो में आपको देखने को मिलेगा, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 13 से 20 दिन का है। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। टाइप्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स और एसिनोफिल्स आती हैं। इनका काम क्या होता है? अलग अलग तरीके के पैथोजन से फाइट करना। रटने की जरूरत नहीं है, देखना चाहते हो देख सकते हो, कभी क्वेश्चन इस तरह से बना तो नहीं, लेकिन लिम्फोसाइट वाला ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ये सेक्रीट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। देन प्लेटलेट ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर होता है, यानी कि जो खून का थक्का जमता है वो प्लेटलेट्स की वजह से जमता है, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये भी आपके बोन मैरो में ही आपको देखने को मिलेंगे। लो प्लेटलेट काउंट है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और अगर हाई प्लेटलेट काउंट है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। डेंगू के टाइम पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों का प्लेटलेट काउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ कुछ नहीं, जब हमारे ब्लड से लिक्विड पार्ट और सर्टन डब्ल्यूबीसी लीक हो जाते हैं तो उससे मिलकर जो फ्लूइड बनता है वो लिम्फ होता है, और लिम्फ जो ट्रैवल करता है जिस सिस्टम से उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये भी वही डब्ल्यूबीसी वाला काम करता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में ये देखने को मिलता है, प्लस डब्ल्यूबीसी के अलावा भी कुछ काम है, क्योंकि इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी नहीं है, प्लाज्मा वगैरह भी है। तो बॉडीली फ्लूइड बैलेंस बनाना, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना, ये सारा काम लिम्फ का होता है, जो कलरलेस है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है। नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि न्यूरल टिश्यूज स्पेशलाइज टिश्यू फाउंड इन दी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या आता है? जो हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, और देखिए किस तरीके से हम कोई सिग्नल रिसीव करते हैं, किस तरीके से वो उस पर हम रेस्पॉन्स करते हैं, वो नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा। ये नर्वस सिस्टम चैप्टर नहीं है, इसमें नर्वस टिश्यू के बारे में, मेनली न्यूरॉन के बारे में हमें समझना था बस, ठीक है। नर्वस टिश्यू में हम इन डिटेल समझेंगे किस तरीके से कोई सिग्नल रिसीव करता है हमारा बॉडी, परसीव करता है ब्रेन, और उसके बाद हम उस पर रिएक्शन देते हैं। तो खैर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये इसके डेंड्राइट होते हैं, ये इसका एक्सन होता, सोमा होता है, सेल बॉडी होता है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसका एक्सन है, डंडी टाइप। ये इसमें जो कवरिंग दिख रही है ये माइलिन शीथ की कवरिंग है, इनके बीच का जो गैप है इसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। ये एक्सन टर्मिनल है, देन दूसरे का डेंड्राइट है। इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं साइनैप्स।
इसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर किसको और ट्रांसफ़र करेगा, इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है न्यूरल इम्पल्स का। और दो न्यूरॉन के बीच का गैप या फिर एक के एक्सन टर्मिनल और दूसरे के डेंड्राइट के बीच के गैप को साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अब करते हैं इस टॉपिक को क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स टाइप सेक्रेट लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो इनमें से कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो शरीर प्रतिरक्षा अनुक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में एंटीबॉडी रिलीज करती हैं, बताइए। तो एंटीबॉडी कौन रिलीज करता है, तो हमने देखा था लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। द लिम्फ इज मेनली फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड इट सराउंड्स द सेल्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ इज। तो लसिका मुख्यतः रक्त प्लाज्मा से बनती है और यह कोशिकाओं को घेरे रहती है। रक्त और लसिका में मुख्य अंतर क्या होता है, बताइए। लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसी। बिल्कुल, लिम्फ में आरबीसी नहीं होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी नहीं होते हैं। ठीक है, डू नॉट कंटेन एनी सेल्स, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। इन सम वायरल इन्फेक्शंस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस क्विकली। प्लेटलेट आर एसेंशियल बिकॉज। तो कुछ विषाणु संक्रमणों में बिम्बाणुओं की संख्या तेजी से घटती है। बिम्बाणु मतलब प्लेटलेट, जैसे कि डेंगू में काफ़ी जल्दी घट जाती है, चिकनगुनिया में भी काफ़ी जल्दी घट जाती है। आगे देखेंगे डेंगू और चिकनगुनिया के लिए सेम ही वायरस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या है ये, मतलब क्यों क्विकली घट जाती है। दे अलॉन्ग विथ रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। प्लेटलेट आर इंपॉर्टेंट टू, नहीं, ये कौन कैरी करता है, आरबीसी सिर्फ कैरी करती है ऑक्सीजन को। प्लेटलेट आर इंपॉर्टेंट टू कैरी फूड, नो। प्लेटलेट हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। बिम्बाणुओं की रक्त स्कंदन में भूमिका है। बिम्बाणुओं की कहाँ पर भूमिका है, रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, लिगामेंट, टेंडन, स्मूथ मसल या कार्टिलेज। लिगामेंट है, ये किसको किससे जोड़ता है, तो ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है ये, ठीक है, मसल टू बोन, MTB करके इसको हम याद करते हैं। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे ईयर पिन्ना में, नोज़ के टिप में, ठीक है, ट्रैकिया में जो विंड पाइप है वहाँ पे देखने को मिलता है। स्मूथ मसल नहीं होगा। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज्ड। तो निम्नलिखित में से किससे रक्त का थक्का बनने वाले कारक निर्मोचित होते हैं, किससे रिलीज होते हैं। तो आरबीसी रिलीज करता है, योसिनोफिल, प्लेटलेट या मोनोसाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का, प्लेटलेट्स। विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। और एक चीज़ अभी मैं जब ये इसके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो ठीक है, मैं आपको mRNA, tRNA, ठीक है, rRNA, इन सब के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा सेल का टॉपिक था, जिसमें एक क्वेश्चन आया था, हमने देखा था। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम में, CDS वगैरह में आई थिंक, तो वो हमारा छूटा हुआ था, तो आज मैं उसको करवाऊँगा। ठीक है, चलो। तो अगर बात करेंगे तो विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। किसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, मसल सेल्स में नहीं होता है, फैगोसाइटिक सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में, सीलेटेड सेल्स में। किसमें आपको केंद्रक देखने को नहीं मिलता है। तो अभी हमने देखा था आरबीसीज जब मेच्योर हो जाती हैं तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। फैट इन ह्यूमन बॉडी स्टोर्ड इन। तो मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है, एडिपोज, आरबीसी, मसल या फिर एपिथेलियल। तो एडिपोज जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे फैट स्टोर होता है। आरबीसी क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। ठीक है, देन मसल टिश्यू किस में हेल्प करती हैं, ये हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं, मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन इसमें। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की कवरिंग वगैरह बनाती हैं, जैसे एपिथेलियल में हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल आती है, कॉलमनार आती है, क्यूबॉइडल आती है, सीलिएटेड आती है। स्क्वैमस में दो होता है, सिंपल होता है और स्ट्रेटिफाइड होता है। सिंपल आपको डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस यहाँ पे देखने को मिलता है। स्ट्रेटिफाइड आपको स्किन में देखने को मिलता है। कॉलमनार कॉलम शेप में है, जिनकी लेंथ ज़्यादा है, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, स्टमक। क्यूबॉइडल ट्यूब, किडनी, टिब्यूल्स में आपको देखने को मिलेंगे। थायराइड ग्लैंड हो गया, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ये। सीलेटेड, जहाँ सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा आपका ये पूरा ये यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, यानी कि किसी के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं ये, उनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़।
ठीक है। और मसल टिश्यू कितने तरीके के थे, तो मसल थे आपके 3 तरीके के। स्केलेटल हमने देखा था जहाँ बोनी स्ट्रक्चर है वहाँ पे, स्मूथ देखा था जहाँ पे स्मूथ ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपके इंटेस्टाइन्स हो गया, जैसे कि आपका लिवर वगैरह हो गया, किडनी वगैरह हो गया, स्टमक हो गया, यहाँ सब पे, ठीक है। आइरिस में स्केलेटल जहाँ पे बोन स्ट्रक्चर है, और कार्डियक यानी कार्डियक मसल सेल्स जहाँ पे हार्ट है, हार्ट की सेल्स को कार्डियक सेल्स बोलते हैं। और बाकी स्ट्रिएशंस, वॉलेंट्री, न्यूक्लिएट, वो सब हमने क्लियरली देखा था, ठीक है। Suppose due to an accident, the delicate lining of the mouth and the esophagus of a person is injured. In this case, which of the following tissues will be affected? मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल अस्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित होगा? तो इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस, यहाँ पर आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। क्यूबॉइडल मैंने बताया किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलता है, क्यूब के फॉर्म में होता है वो। थायराइड ग्लैंड में देखने को मिलता है वो। स्मूथ मसल्स कहाँ देखने को मिलती हैं, तो आइरिस में, ठीक है, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में जहाँ पे कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रिएटेड मसल्स वो होती हैं जिनमें कि लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। अब लाइंस हमें किस में देखने को मिल रही थी, एक तो स्केलेटल में देखने को मिल रही थी और कार्डियक वाले में भी देखने को मिल रही थी। स्मूथ वाला स्ट्रिएटेड नहीं था, स्मूथ वाला स्ट्रेटेड नहीं था, लाइंस नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डियक मसल सेल? तो कार्डियक मसल सेल का स्ट्रक्चर पूछा गया। अब आप बताइए जरा कार्डियक का। सर इज डायफ्राग्म अगर हम देखें तो मेनली वो इनवॉलेंट्री नेचर का है, ठीक है। डायफ्राग्म इनवॉलेंट्री नेचर का है, ठीक है। कुछ केसेस में वॉलेंट्री भी हो सकता है, वॉलेंट्री उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। प्राइमरली उसको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं, लेकिन वॉलेंटरली उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे सांस लिया हमने तो इससे क्या हुआ, जब हमने सांस लिया तो जो हमारा डायफ्राग्म है वो नीचे की ओर चला गया। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। जब हमने सांस रिलीज़ किया तो डायफ्राग्म ऊपर की ओर आ गया, ठीक है। तो यहाँ इस नेचर में ये वॉलेंट्री है, लेकिन प्राइमरली उसको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं बिकॉज वो काफ़ी हद तक अपने ऊपर इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल के बाहर है वो, ठीक है। बस थोड़ा बहुत इसके ऊपर नीचे वाले कंट्रोल को हम मैनेज कर सकते हैं। कार्डियक, हमारा दिल बहुत लोगों के साथ लगता है तो ब्रांच्ड होगा वो, अनब्रांच्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। यूनिन्यूक्लिएट था, दोनों में है। स्पाइनल शेप्ड है या फिर सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल था। स्पाइनल नहीं, स्पिंडल शेप्ड कौन था, स्मूथ वाला स्पिंडल शेप्ड था, स्मूथ वाला। टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी, इन्हें निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार है? तो कनेक्टिव तो कनेक्ट करता है, मस्कुलर वाला जो है मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, नर्वस नहीं, एपिथेलियल भी नहीं। 14th, which of the following sets of elements is essential for the production of RBCs in human body? तो इसमें RBC के प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? आर्सेनिक एंड जिंक ओनली, आयरन एंड जिंक, आर्सेनिक एंड आयरन ओनली, या फिर आर्सेनिक, आयरन, लेड एंड जिंक? तो ये है आपका आयरन एंड जिंक। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स इन विच, बताइए। टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स इन विच? Most cells are similar in structure and function. All cells perform different functions. All cells are different in structure. All cells are different in both structure and function. तो most cells are similar in structure and functions. Option number A will be the correct answer. Tendons connect. तो कंडरा जो है वो किसको कनेक्ट करते हैं? तो कंडरा आपको किसको जोड़ते हैं? MTB. ऑप्शन नंबर सी, मसल टू बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प टू कनेक्ट टू बोन्स? दो बोन्स को कौन कनेक्ट करते हैं? तो ये मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एरिकुलर टिश्यू हमने देखा था, एरिकुलर क्या होते हैं? एरिकुलर वो टिश्यू होते हैं जो कि लूज और डेंस दो तरीके के होते हैं और ये टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, एरिकुलर टिश्यू। हाउ मैनी ऑफ द अबव, ये कितने जो हैं ऊपर दिए गए हैं, बिलोंग टू एनिमल सेल टाइप्स? उपर्युक्त में से कितने प्राणी कोशिका प्रकार में शामिल हैं? मोनोसाइट, कैंड्रोसाइट, बेसोफिल या लिम्फोसाइट? तो ये चारों ही आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? एनिमल सेल्स में। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन? तो इनमें कौन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट एन एंटीजन? लिम्फोसाइट, इराथ्रोसाइट, एसिनोफिल या फिर प्लेटलेट? तो हमने देखा कि ये काम लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स इज डिवाइड ऑफ अ न्यूक्लियस? इनमें से न्यूक्लियस किस में नहीं होता है? इनमें न्यूक्लियस आपका आरबीसी में नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रुधिर कोशिका में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी? तो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी का आपको स्ट्रक्चर बताना है, यानी कि कम कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की ओर आपको लगाना है इसको ऑर्डर में। तो हमें पता है पहले तो प्रोटीन आएगा,
देन टिश्यू आएगा, देन ऑर्गन आएगा, देन ऑर्गेनिज्म आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। लिम्फ इज द टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इट रिजेंबल्स टू। तो लसिका एक ऊतक तरल है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है, किसके सदृश होता है? लिम्फ। तो लिम्फ डाइजेस्टिव जूस होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है, यूरिन होता है, प्लाज्मा, किससे रिजेंबल करेगा? तो लिम्फ में ज़्यादातर तो आपको प्लाज्मा ही देखने को मिलेगा, प्लाज्मा होता है और बाकी WBC वगैरह होता है लिम्फ में। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आर फॉर्म्ड इन दी इनर लाइनिंग ऑफ, तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ देखने को मिलेंगे? तो भाई सेलिवरी ग्लैंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्यूबॉइडल वाला देखने को मिलेगा, स्क्वैमस नहीं देखने को मिलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो कॉलमनार देखने को मिलेगा, कौन? कॉलमनार देखने को मिलेगा, कॉलम शेप में। ईसोफेगस जो है यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारे सारे हो गए हैं, NDA, CDS, CAPF सबके क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आई होप एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमसे बनाना हो, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे SSC वगैरह के क्वेश्चन करते हैं। एट इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी, तो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है, हमने देखा था जो गैप होता है, जो साइनैप्स होता है, जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, वो बहुत कम होता है, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, यानी कि करीब निकटता में होते हैं दोनों। व्हाट इज़ द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड, तो दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है, गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्गथन बोलते हैं, साइनैप्स, एक्सॉन, डेंड्राइट या नाभिक, तो उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। विच किंगडम हैज़ ऑर्गेनिज्म विद अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने नहीं पढ़ा है। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन प्राइमरली रिसीव्स द इनकमिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन, तो कौन है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है? बिल्कुल 11-11 हो गया, ठीक है। तो बताओ कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट रिसीव करता है, डेंड्राइट के बाद सोमा, सोमा के बाद एक्सन, एक्सन के बाद टर्मिनल पे जाता है। माइलिन शीथ क्या है? ये फैटी कवरिंग है हमारे एक्सन की, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। विच ब्लड कॉम्पोनेंट इनिशिएट्स क्लॉटिंग ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स दैट ट्रिगर कोगुलेशन व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड, तो आपको बताना है कि घायल होने पर ऐसे कारक जारी करके जो जमावट को ट्रिगर करते हैं, यानी कि कोगुलेट करते हैं, तो कोगुलेट कौन करता है? प्लेटलेट करता है। RBC ऑक्सीजन सप्लाई करता है, मिलियंस में होता है, स्प्लीन में ख़त्म होता है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है, इराइथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है। ये आपका ल्यूकोसाइट होता है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, 20 दिन का टाइम पीरियड होता है, ये भी बोन मैरो में बनता है, ठीक है। और प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये तो आपका फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, जो कि 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड के, अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। चलो करंट अफेयर मैगजीन कोर्स में दोनों उसमें होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करंट अफेयर मैगजीन आपको देखने मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC इन द ह्यूमन बॉडी, क्या काम है RBC का ह्यूमन बॉडी में? ऑक्सीजन को कैरी करना। ये किसका काम होता है? WBC का, ठीक। चलो 5 क्वेश्चन और लगाएंगे, उसके बाद होमवर्क, उसके बाद वो आने वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस? इन ह्यूमंस इट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटर में थोड़ी ना, श्वसन में थोड़ी ना काम आता है भाई, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। इट हैज़ वेरी लो इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी। इन विच डायरेक्शन डज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल इन अ नर्व सेल ऑफ एन एनिमल आफ्टर बीइंग क्रिएटेड, तो किसी प्राणी की तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग उत्पन्न होने के बाद किस दिशा में यात्रा करता है, बताइए। इन विच डायरेक्शन डज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल इन अ नर्व सेल in an animal after being created? From the dendrite to the cell body, then along the axon, from the axon to the dendrite, from the cell body to the axon, from the synapse to the muscle cell, from dendrite to the cell body, then along the axon. ऑप्शन नंबर ए, पहले dendrite में रिसीव होगा, then cell body, then उसके बाद axon में। Which of the following sense is detected by the gustatory receptors? निम्नलिखित में से कौन सा रसंस्वेदी जो ग्राही द्वारा पाचन किया जाता है? साइट, स्मेल, टेस्ट या हेयरिंग? डिटेक्टेड बाई गस्टेटरी रिसेप्टर्स। चलो तो क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। 34 व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, कोई टिश्यू फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी? स्वेट, यूरिन, लिम्फ या फिर म्यूकस? लिम्फ है, ठीक है। 35 कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू डैश इन ह्यूमन्स। यार अभी पढ़ा नहीं है ये चीज़ हम लोगों ने, ठीक है, पढ़ा नहीं है अभी ये सब, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन करो, बाकी जो आसान से हो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। Synaptic cleft is a gap between the two neurons. Neurotransmitters are released from the presynaptic terminals. Axon hillock receives impulses from the next neuron. No, axon थोड़ी ना रिसीव करता है, डेंड्राइट रिसीव करता है। ये हिलॉक और ये टर्मिनल देख के ज़्यादा डरो नहीं, ठीक है।
साइनैप्स गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच का, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है एक न्यूरॉन, वो दिखाया था अभी, ठीक है। और एक्सन हिलक से, मतलब एक्सन नहीं रिसीव करता, डेंड्राइट रिसीव करता है उसको, एक्सन ट्रांसफर करता है उसको, नर्व टर्मिनल तक लेके जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लिंकेज बिटवीन दी सेल बॉडी एंड दी फिर सोमा एंड दी नर्व एंडिंग नर्व टर्मिनल। तो 1 और 2 ही सही होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो यार आप खुद से करोगे, ठीक है। ये आंसर की दी हुई है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा टफ सा तो नहीं है। ये मत करना, अभी पढ़े नहीं यार ये स्टेडीन, ठीक है। ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, करो जरा। ये आखिरी क्वेश्चन NTPC में पूछा गया 2025 में। विच टाइप ऑफ मसल फाइबर्स है प्राइमरली फाउंड इन दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन। बहुत आसान है सर। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तुम सोचो, यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं जहाँ हमारा, ठीक है, जहाँ पे हमारा पाचन तंत्र होता है हड्डियाँ होती हैं। हड्डियाँ नहीं होती हैं तो स्केलेटल नहीं होंगी, कौन सी होंगी? स्मूथ वाली होंगी। अब अगर स्मूथ वाली होंगी तो स्मूथ में स्ट्रिएशंस थी? नहीं थी, नहीं थी, ठीक है। तो स्मूथ मसल फाइबर ये स्लो एंड सस्टेन्ड इनवॉलेंट्री, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक थोड़ी ना है, स्केलेटल थोड़ी ना, खत्म है यार, बेसिक से क्वेश्चन एकदम। साइनैप्स इफेक्टिवनेस इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस मोस्ट क्रिटिकली डिटरमाइंड बाई। तो साइनैप्स की इफेक्टिवनेस in transmitting nerve impulses is most critically determined by which? Diameter of the axon, length of the dendritic arborization, ठीक है, the contraction of neurotransmitter and the number of receptors in the post synaptic membrane, ठीक है, the presence of myelin sheaths along the dendrites, ठीक है। तो साइनैप्स की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है? लंबाडी मैडम, लंबा। कौन है सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। डायमीटर ऑफ एक्सन पे डिपेंड नहीं करती, ना तो लेंथ पे। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कितना न्यूरोट्रांसमीटर का कंसंट्रेशन है उतनी जल्दी ही आपका वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। चलो बाकी तो सब आसान है यहाँ पे, ओके। विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में सबसे पहले प्रोड्यूस होता है, कौन सा है? दिस इज योर IgM, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि इम्यूनोग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन हमने देखा था, प्रोटीन है ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन वो प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, यानी कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। हमने देखा था एल्बुमिन सबसे अबंडेंट होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। फिब्रिनोजन कोगुलेंट होता है, हिपारिन आपका एंटीकोगुलेंट होता है, और जो ग्लोबुलिन होता है वो क्या करता है? इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो एल्बुमिन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। क्या होगा आपका? इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको कि IgM करके हम डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये मेनली तो यही होता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन। ऑलराइट, चलिए अभी आते हैं हम लोग जो सेल टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, सो दैट हमारा पुराने वाले टॉपिक भी रिवाइज हो जाएं, और एक्चुअल में जो वो mRNA वाला tRNA वाला कॉन्सेप्ट था वो भी आपको बताना था। अरे खुल जाओ भाई। पहले ये वाला क्वेश्चन लगाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एंटीपोर्ट क्या होता है? जहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। एक तरीके का एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, ये डिफ्यूजन के टाइप्स होते हैं। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एंटीपोर्ट, जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मान लो इधर की ओर, ठीक है, तो या फिर उधर की ओर, तो वो सिम्पोर्ट कहलाता है। यूनिपोर्ट का मतलब होता है जब एक ही मॉलिक्यूल मूव करता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, और वो कैरियर प्रोटीन का यूज़ करके मूव करता है, उसको यूनिपोर्ट बोलते हैं। इन दो हैं यहाँ पे, तो यूनिपोर्ट तो नहीं होगा, एक्वापोरिन भी नहीं होगा, आंसर होगा यहाँ पर एंटीपोर्ट। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन लगाइए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरीड बाई। तो ये आपको बताना है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ RNA के प्रकार और उनके फंक्शंस। देखिए RNA जो है mRNA, tRNA और RNA, 3 प्रकार का होता है। तो mRNA जो होता है इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA, ठीक है। ये इट इज़ मेड फ्रॉम DNA, ये DNA से बनता है, कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर। मेड फ्रॉम DNA इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी नाभिक के अंदर ये बनता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर? तो किससे बनता है ये? DNA से इनसाइड द न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को, जहाँ पर DNA से mRNA बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। फिर अगर आते हैं rRNA में, ठीक है, यहाँ पे जो कि लिखा नहीं हुआ है, rRNA, ठीक। rRNA की अगर बात करेंगे, इट इज़ मेड इनसाइड न्यूक्लियोलस, इट इज़ मेड
इनसाइड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, अगर आपको याद हो, जहाँ पे प्रोटीन बन रहा था। याद आया आपको कुछ? प्रोटीन यहीं पे तो बन रहा था। प्रोटीन मतलब राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम बन रहा था, ना कि प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन बना रहा था, तो न्यूक्लियोलस में क्या बन रहा था? राइबोसोम। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर बना, और न्यूक्लियोलस के अंदर हमारा राइबोसोम भी बनता है। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, ठीक है, एंड मोस्ट अबंडेंट आरएनए। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका यही आरएनए होता है आपका। ठीक है, देन आता है टी आरएनए, ठीक है। तो टी आरएनए की अगर बात करेंगे, ये ट्रांसफर आरएनए कहलाता है, और टी आरएनए मेनली सोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल नेचर का होता है। इसको इसलिए सोल्यूबल या फिर अडेप्टर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स। ठीक है, कैरिड बाय दिस टी आरएनए, ठीक है, टू राइबोसोम्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स को कहाँ वो करके लेके जाता है? राइबोसोम्स के पास। ठीक है, तो एमआरएनए क्या कर, इट इज़ मेड फ्रॉम डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, मैसेज काइंड ऑफ कैरी करता है। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है। टी आरएनए जो टी शेप का होता है मेनली, वो आपका ट्रांसफर आरएनए होता है, जो कि ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड्स को टू दी राइबोसोम्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स को राइबोसोम में ट्रांसफर करता है, और इसको सोल्यूबल और अडेप्टर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, तो ये बस 3 ही तरीके के आपको आरएनए समझने हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन, जो पादप और प्राणी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म पिंड होते हैं, उनमें क्या पाई जाती हैं? तो उसमें पाए जाते हैं आपके एंजाइम्स। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज का। एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेंशन डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? ये CAPF 2025 में पूछा, 24 में पूछा गया है। डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है, तो प्लाज्मिड वो जो कवरिंग हमने देखी थी, कवरिंग होती है, ठीक है, वायरस की। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग, या फिर क्लोनिंग ऑफ डॉली, बताइए। देखिए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था 1953 में आया था। ठीक है, प्लाज्मिड की अगर बात करेंगे तो 1960 में ये हुआ था, तो प्लाज्मिड तो पहले नहीं आ सकता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ पहले 1953 में आ गई है। क्लोनिंग अभी रिसेंट में सब ये हुआ है काम, तो क्लोनिंग वाला बाद में ही आएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करेंगे तो 1984 के टाइम पे हुआ था, और क्लोनिंग जो हुआ था डीएनए का वो डॉली का वो 1996 में हुआ था। ठीक है, डॉली क्या है? डॉली शीप है, भेड़ का नाम था, उसका क्लोनिंग किया गया था। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट यूजिंग द एनर्जी इज कॉल्ड एज, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एनर्जी का यूज़ करके लो उससे हाई में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाई, प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम, गोल्गी, लाइसोसोम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? फैट का सिंथेसिस करता है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम सुसाइडल बैक ऑफ द सेल होता है, गोल्गी बॉडी से बनता है, इसके अंदर का हाइड्रोलिटिक एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। ये क्या करता है? पैकेजिंग डिस्पैचिंग में हेल्प करता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैमिलो गोल्गी जिन्होंने कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। आंसर यहाँ पर राइबोसोम होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। रिवीजन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर पीछे का भूलते रहेंगे। एंड जिनका भी बैकलॉग बचा हुआ है, तो पहले बैकलॉग को कवर करें, वो उसको प्रायोरिटी दें, नहीं तो फिर आगे होती जाएंगी चीज़ें और आपके बैकलॉग कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पहले वाई वेन्स आर ग्रीन कलर, ये देखेंगे भाई, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा आर्टरीज, वेन्स, सब के बारे में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। बाकी क्वेश्चन पुराने वाले भी इसी में 2-3 लगवा देता हूँ, सो दैट आपकी पुरानी वाली चीज़ें भी थोड़ी सी याद आती रहें। इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स क्रोमोसोम नंबर इज, प्रोकैरियोट क्या होते हैं आपके? प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनमें कि आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन देखने को नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे नहीं हैं, क्या है? राइबोसोम है, क्या है? साइटोप्लाज्म है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, बस। तो इसमें जनरली आपका एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है इसमें। ठीक है, क्लियर है? DNA replication takes place when chromatin is opened up. Chromatin organizes itself into rod-shaped chromosomes before cell division. Both prokaryote and eukaryote have the same process for cell division. बिल्कुल नहीं, सेल डिवीजन का प्रोसेस कैसे सेम हो सकता है इन दोनों का? बहुत ठीक है,
क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आते हैं आपके बैक्टीरिया मेनली, ठीक है। ये बाइनरी फ्यूजन करके एक प्रोसेस होता है, देखेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, उससे डिवाइड करते हैं। तो तीसरा वाला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पहला वाला अपने आप हो गया। दूसरा क्रोमैटिन ऑर्गेनाइज इन सेल टू रॉड शेप्ड क्रोमोसोम, बिल्कुल। जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है आपका, क्रोमैटिड मत सोच लेना, जो इस तरीके का आपका वो होता है क्रोमोसोम, उसमें ये क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। ये क्रोमैटिन मटेरियल है जो हमने देखा था न्यूक्लियस में से धागे टाइप स्ट्रक्चर, तो जब सेल डिवीजन होता है तो खुद को अरेंज कर लेते हैं वो क्रोमोसोम में। तो दोनों सही होंगे आपके, है ना। तो क्वेश्चन लगाते रहें। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट, दे आर कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड ओनली, बिल्कुल नहीं। लिपिड और प्रोटीन दोनों होता है। प्रोटीन ओनली बिल्कुल गलत, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी भी तो पढ़ें, इतनी जल्दी क्या है, ठीक है। डी है दे आर कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल भी होता है उसमें, ठीक है। लिपिड में 2 तरीके का लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है और कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान रखना। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाकी हम फिर और भी क्वेश्चन इस तरीके से करते रहेंगे, ओके, आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू। और ब्रेक कब होता है? डेली तो क्लास हो रही है, इवन ऑन संडे भी। अच्छा, पिछले वाले मंडे को हुई थी? नहीं हुई थी। पिछले वाले हफ्ते में मंडे को हुई थी? नहीं हुई थी। उससे पहले संडे को हुई थी? नहीं हुई थी। उससे पहले सैटरडे को हुई थी? नहीं हुई थी। उससे पहले फ्राइडे को हुई थी? नहीं हुई थी। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन का ब्रेक मिला था, वो क्या था? एक दिन क्लास कम ले लो सर, छुट्टी बहुत मार रहे हो, ऐसे सिलेबस कैसे कवर होगा? हमने क्या इसीलिए बैच लिया था? हमने क्या इसीलिए पैसे दिए थे? थोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा क्लास क्या ले लो उस बैकलॉग कवर करने के लिए। हम कैसे बैकलॉग कवर करें? आप तो सब पढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दो, हमें याद करना में ऐसे कैसे, थोड़ा कम पढ़ा दो, ऐसे कैसे होगा? थोड़ा डेप्थ में पढ़ाइए, एडिक्वेटिव आ गया, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा तुम्हारी सलाह से चले तो हो चुका सिलेबस, हो चुका सब कुछ सिलेक्शन तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि किसी ना किसी को तो दिक्कत रहेगी, ये तो मैंने रियलाइज़ कर लिया है अभी, ठीक है। इतना पढ़ाते पढ़ाते किसी ना किसी को तो हमेशा कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहेगी कि ज़्यादा छुट्टी क्यों हो रही है, कम छुट्टी क्यों हो रही है, ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, कम क्यों पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन क्यों ज़्यादा लगा रहे हो, क्वेश्चन कम क्यों लगवा रहे हो, ज़्यादा बीच में क्यों बातें कर रहे हो। तुम तो सर पढ़ाते ही चले जा रहे हो, बीच में तो कुछ मजाक ही नहीं करते हो। मतलब सबको कुछ ना कुछ से दिक्कत है। आइडियल 1% चाहिए हर किसी को, नहीं।